इंग्लिश गाई, एडवर्टाइजमेंट में गाई, करते करते अचानक भोजपुरी गाई। भरत शर्मा जी को भी ना एक्चुअली संगीत नाटक अकादमी अभी नहीं, भोजपुरी गायिका को बहुत नहीं मिलता है पैसा। हाल ही में मैंने जो प्रमोद प्रेमी नामक का नीलकमल जी तो नहीं बोलूंगी, बहुत भी उनको शायद वोट देने को मजबूर है, या फिर जो भी हो जीत के ना वहां पे गया है, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है जी। मनोज जी, रवि जी, दिनेश जी तीनों ही भोजपुरी को भी ग्रैमी अवार्ड मिले हैं। बाहर से अपने आप को स्टार समझ के जब चुनाव के मैदान में मैं कूदी ना, विनय बिहारी जी सामने कॉन्टेस्टेंट्स है, मैं इधर हूँ। अक्षरा जी अभी क्या मतलब एग्जैक्टली करीब भी, जहाँ तक शिल्पी की बात हो, अनुपमा की बात हो, नस नस में तू गईला समा डाल दिलो परेशानी में। तो आमी कोलकाता रसगुल्ला सुपर डुपर हिट सॉन्ग हम लोग भी गाए हैं एक समय में मंच पे, ये भी डिरोगेटरी है, लेकिन इस कलाकार को पद्म भूषण दिया गया है। वो महान गायिका उषा उत्थुप जी है। तो ये जो डिफरेंस है, एक तरफ पवन सिंह जी, एक तरफ उषा उत्थुप जी। आनंद जी के बारे में सोच के ऐसी आ रही है, मतलब मैं आई थिंक मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, किसी पहचान के मोहताज तो है नहीं मैम, और ना ही किसी ये प्लेटफॉर्म की मोहताज है। आज आप लोग को वो चीज़ मिलने वाला है जो कि कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों में आप पूरी एक जिंदगी को, एक पूरे एक जर्नी को समझने वाले हैं। मैम से अभी तक बहुत सारे इंटरव्यूज लिए गए हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट किए गए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जितना मैंने ऑब्जर्व किया है अभी तक मुझे नहीं लगा कि जायज इनके लायक जो ये बताना चाहती है, जो एक्सप्लेन करना चाहती है, वैसे कुछ सवाल किए गए हैं। तो मैम आज मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, बस बातचीत करने वाला हूँ आपसे, और आपसे वो सारे लोग सीखेंगे जो आपको सुनते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, जो आपकी तरह बनना चाहते हैं। क्योंकि मुझे पता है आज बिहार ही नहीं, पूरे इंडिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको आइडियल मानते हैं, आपको फॉलो करते हैं। तो मैम सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आप हैं असम से, जहाँ तक मैंने आपके बारे में स्टडी की है, और उस टाइम में जब आपका दौर था, जब आपने बिहार आई और भोजपुरी में काम करना शुरू किया, इंटरनेट का दौर था नहीं, कुछ ऐसा वीडियोज़ का प्रचलन था नहीं, आपको भोजपुरी के बारे में पता कैसे चला? पहले तो सॉरी जी मैम, मैं सही मैं उच्चारण कर रही हूँ ना? जी मैम। सॉरी, आपको बहुत बहुत बधाई, और जन केसरी जी को भी बहुत बहुत बधाई। साथ में ये मेरे लिए खुशकिस्मती समझूंगी, या फिर कहीं ना कहीं आपने दिल में मुझे जो इज्जत और जगह दिया है कि इस इंटरव्यू से मेरे कल्पना से आप शुरू कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी एहसास है। और कहीं ना कहीं हम आर्टिस्टों को, कलाकारों को आगे बढ़ने के लिए ये शक्ति देती है। ये छोटी छोटी बात जो है ना, ये बहुत दिल के करीब रह जाते हैं। कोई कोई समय ज़िंदगी में ऐसा आता है जब लगता है कि नहीं, मैं सिर्फ मेरे पर्सनल लाइफ की कल्पना नहीं हूँ, मैं और बहुतों की कल्पना हूँ जिनसे शारीरिक या फिजिकल मुलाकात बहुत बार नहीं होता है। कहीं ना कहीं एक एनर्जी या फिर वाइब्रेशनल एक कनेक्शन के साथ भी शायद हम लोग हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और बहुत सफलता मिले आपको। भोजपुरी के बारे में मुझे पता कैसे लगा? मुझे कभी पता नहीं चला, क्योंकि असम में मैं, मेरे पिता विपिन पटवारी जी से जब लोक संगीत सीख रही थी, या फिर मेरे लिए कोई चॉइस ही नहीं था। 4 साल की उम्र में मैं मंच में थी उनके साथ, 4 साल की एक बच्ची थी, और मुझे कुछ पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, क्या गा रही हूँ। जैसे पिता ने, मतलब पापा ने सिखाया, उस हिसाब से मैं चली। और उसी दौरान, मतलब एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट जब आसाम में थी, तो कभी कभी क्योंकि आसाम में भी बहुत बिहार के हमारे लोग हैं, और हमने जब ससुर घरे में बाबा, या फिर कंचन, बाबला कंचन, रात सपना दिखाई दिया हमको, ये सब गीत भी मैं बचपन में गाई थी एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट। एंड आफ्टर सो मेनी ईयर्स जब मुझे लगा कि म्यूज़िक को मैं सीरियसली प्रोफेशन चुनूंगी, क्योंकि बहुत समय तक तो, हमारे समय में जैसे आपने बोला ना, इंटरनेट का समय नहीं था। आपके जनरेशन में जो आज क्लैरिटी है ना, आप लोगों को पहले अब क्लियर हो आप लाइफ में क्या करना चाहोगे, वो गोल आपको दिखता है। हमारे समय में वो नहीं था। मीन्स पढ़ाई लिखाई का माहौल था, 4 बजे उठ के बैठती थी। मेरी माँ बहुत इसमें बहुत स्ट्रिक्ट एंड बहुत वो स्ट्रगल करके खुद बहुत उस समय के हिसाब से पढ़ी लिखी थी गांव में, और उन्होंने ये समझा दिया था कि शादी तुम लड़की हो, लेकिन शादी इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने पैर पे खड़ा होना इंपॉर्टेंट है। ये माँ ने सिखाया था, और वो बहुत संघर्ष हमारे साथ करती थी, बहुत स्ट्रिक्ट थी, डिसिप्लिन थी। बट देन शायद मुझे म्यूज़िक में ज़्यादा ये से इन्वॉल्व होना था, सो आसाम में गाई, आसाम की इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में गाई। और उसके बाद जब बहुत लोगों ने बोला कि तुम्हारी आवाज़ बहुत भारी है, मतलब कन्वेंशनल जो मीठी आवाज़ होनी चाहिए वो नहीं है, आपको यहाँ नहीं, आपको मुंबई में ट्राई करना चाहिए। तो एक सपना दिखाया लोगों ने, मतलब कि मुंबई जाना है। और फिर जब मुंबई निकल पड़े
स्लीपर क्लास में ऐसे विदाउट टिकट, मैं और परवेज एक्चुअली सिर्फ मेरे हस्बैंड नहीं है। परवेज मतलब उस स्ट्रगल से, वो जो सपना देखा मैंने, उस सपना को जैसे पूरा करने के लिए प्रभु ने उनको भेजा मेरी ज़िंदगी में, मेरे सपना को पूरा करने के लिए। इन शॉर्ट में बोल रही हूँ। और निकल पड़े हम दोनों। स्टेशन में मुंबई पहुंच के रोई, कोई नहीं है, कोई गॉडफादर, कुछ नहीं, पता नहीं हम क्या करेंगे। लेकिन मैं इन शॉर्ट ये बोलना चाहती हूँ कि भोजपुरी तक कैसे पहुंचे कि जब आप मुंबई पहुंचते हो, आप असम में क्या करते हो वो सीधा जीरो हो गया, एक न्यू स्टार्ट। मुंबई में आपको कोई नहीं जानता है, जीरो। तो उस पर भी लगा कि मैं कोरस गाई, मुझे कुछ मिल जाए, मुझे चांस चाहिए, क्योंकि वही आज का जो यूट्यूब एंड इंटरनेट है वो नहीं था, कैसेट का समय था। तो उसी से शुरू किया और करते करते अलग अलग लैंग्वेज में गाई। और तब मैं वेस्टर्न थोड़ा सा ज़्यादा गाती, वेस्टर्न मीन्स पाश्चात्य शैली जो होता है, और इंग्लिश गाई, एडवर्टाइजमेंट में गाई, करते करते अचानक भोजपुरी गाई। तो डिफरेंस ये है, इस बात को मैं इस तरह से बोलती हूँ कि तब तक मैं इंग्लिश गा चुकी थी, असमीज, बंगाली, ओडिया, मैं लक्ष्मी पुराण गा चुकी हूँ, मैं कंप्लीट लक्ष्मी पुराण को इंग्लिश में लिख के, और राजस्थानी खाटू श्याम के जी के भजन, वो सब गाने के बाद मैं भोजपुरी गाती हूँ। और लेकिन बाकी ने मुझे चुना नहीं, आशीर्वाद नहीं दिया, भोजपुरी ने मुझे चुना। मैं उसको इस तरह से देखती हूँ कि भोजपुरी ने मुझे चुना, मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, दरवाजा को जैसे आंगन से ओपन किया कि आओ, और मैं भी अंदर आई, और एक तरह से एक अलग यात्रा शुरू हुआ। ये कह सकते हैं कि संगीत जो है, म्यूजिक जो है, वो किसी भाषा की मोहताज नहीं है। मेरे हिसाब से संगीत ये सारे बाउंडेशन को तोड़ देता है। वैसे आपने पूरा जर्नी देखा हुआ है, लगभग जहां तक मैं आपके बारे में जानता हूं 2000 से लेकर 2010 का भी समय आपने देखा है भोजपुरी में, 2010 से 2020 का भी समय देखा है, और अब 2020 से जो अब 4G और 5G चल रहा है 2024 तक का, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस आपको क्या लगा? पहले का म्यूजिक भोजपुरी, आज का भोजपुरी म्यूजिक, और जो बीच का समय था वो, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस आपको क्या लगा? डिफरेंस क्या है, समय बढ़ता जा रहा है और हर जगह वो परिवर्तन होगा ही। जैसे अगर उस समय कैसेट का था तो आप अभी बोला आपने ये कि 4G एंड 5G, तो समय चल रहा है, और उसी हिसाब से इससे भोजपुरी की बात नहीं है, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में आई थिंक वो एक एवोल्यूशन एक है, और वो उसका असर भोजपुरी में भी है। बाकी क्रिटिसिज्म में मैं बहुत जाना नहीं चाहती कि ये ऐसा है वैसा है। क्रिएटिवली ऑफ कोर्स टेस्ट होता है हर एक का, तो मेरे जो टेस्ट है, ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, बट जो मेरा टेस्ट है, टेस्ट ऑफ म्यूज़िक है, उसमें मैं समझती हूँ थोड़ा सा 2001 से 2010 एक गोल्डन मोमेंट को, खासकर फिल्म इंडस्ट्री को, तीसरी दौर जो है उसको मैंने जिया है। मेरे ये सौभाग्य है कि उस समय को, जैसे धनंजय मिश्रा जी हो, विनय बिहारी जी, राजेश गुप्ता जी, मधुकर आनंद जी, बहुत सारे और भी है, रजत रजनीश जी, बहुत मेलोडियस कंपोजिशन मुझे गाने को मिला, बहुत अच्छे खूबसूरत भोजपुरी में गीत। जहाँ आपने निर्गुण की बात थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे, मुरलीधर जी बहुत गुणी हैं। तो सब लोगों ने, आर्टिस्ट की खासियत प्लेबैक सिंगिंग में खासकर होना ये चाहिए कि जब आप अगर मधुकर आनंद जी का कंपोजिशन गा रहे हैं तो उस पर धनंजय मिश्रा जी की कंपोजिशन का स्टाइल मेरे गले से नहीं, मैं ये मानती हूँ, मतलब मेरे कंठ से वो कंपोजिशन को सुन के पता लगना चाहिए कि इनका कंपोजिशन है, ये तो धनंजय जी का ही स्टाइल होगा। तो आर्टिस्ट प्लेबैक सिंगर में ये एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप उनके रंग में रंगे जिन्होंने कंपोज किया है, जो कि अब के अगर समय बात आप करेंगे आफ्टर लाइक दिस एरा, 2020 से 24 तो नहीं बोलूँगी, बहुत 3-4 साल तो कोरोना बोलते ही गया है। लेकिन 2 भाग में अगर मैं भाग करूँ, लाइक आफ्टर 2015 टिल नाउ, एक तरह से वो जो डिफरेंसेस है, वो जो एकॉस्टिक साउंड, एक होता है कंप्लीट, क्या बोलेंगे उस टर्म को, एनालॉग एंड, जैसे आई डोंट नो, मैं कंप्यूटर की भाषा में बहुत बात नहीं कर सकती, लाइक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होता है क्या, जैसे हम लोग मैनुअली जो एकॉस्टिक साउंड का मिक्सिंग जो होगा, और बहुत डिजिटल अगर होगा तो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि साउंड का फर्क आता है, जो साउंड इंजीनियर्स होते हैं वो लोग बोलते हैं, तो उसमें कमी आई है अब भोजपुरी में भी। और वो जो फ्लूट, जैसे मैं अगर आसाम की बिहू को या आसाम की कोई पहाड़ की अंक गाऊंगी तो फ्लूट बांसुरी चाहिए, वो बात करेगा, वो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो सीधा आपको पहाड़ उस एक मिनट में जो भी वो बजाएंगे वो सीधा आपको एक क्षेत्र में ले जाएगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं कि अरे ये बिहार है, ये पता लग जाएगा कि ये कोई हिल्स, या तो हिमाचल या तो उत्तराखंड या फिर आसाम
असम पहुंचे हम लोग जी। एक साउंड से। ठीक उस तरह से जैसे रावण अत्ता बजेगा, सारंगी बजेगा, तो राजस्थान अपने आप बोलेगा, भाषा से बोलने की जरूरत नहीं है। ये सब जो माइन्यूट थिंग्स है ना, तो उस हिसाब से बिहार का क्या साउंड है, उस साउंड में कमी आई है। कहीं ना कहीं वो परिचय को हम एक टुंग टुंग टुक डुंग टुंग टुक डुंग टुंग टुक हर गाने में ये मैं अप्लाई नहीं कर सकती। मैं छठ में ये नहीं करना चाहिए मुझे, कजरी में मुझे ये नहीं करना चाहिए। या फिर मैं जब गाती हूँ दबे पाँव हाँ नजरिया बचा के केवार के पाला अगर बंद पई हाँ सिकरिया बजई हाँ नजरिया तो इसमें मैं वो इकोस्टिक जो मैं बात कर रही हूँ, वो इकोस्टिक साउंड चाहिए। तो उसको इस हिसाब से अगर मैं मजदूर हम लोग मजदूरी भी करते हैं, हम कलाकार हैं। हम डेली अगर ओनली प्रोग्राम ओरिएंटेड होके, व्यूज ओरिएंटेड होके हम लोग काम करें, और वो तो मजदूरी हो गई। तो हम लोग सांस्कृतिक मजदूर है। हर कोई मजदूरी, पेट का सवाल है, हर कोई करेगा, पैसा चाहिए, लेकिन उसमें कलाकार को मरने नहीं देना चाहिए। मजदूरी करना है, लेकिन कलाकार जिंदा रहना होगा, क्योंकि कलाकार ही जो आत्मा से बात कर रहा है, बाकी लोग नहीं कर रहे ना। तो कलाकार मर गया है कहीं ना कहीं। मतलब कि लोग पैसे के लिए जी रहे हैं, म्यूजिक के लिए नहीं जी रहे। म्यूजिक को ले कंप्लीट नहीं जी रहे। मैं पूरा तो नहीं बोल सकती जी, लेकिन अधिकता हाँ, कलाकार जो है तुम्हारे अंदर जो है, जो भी है, रोमांटिक फीलिंग हो, पीड़ा हो, जो भी हो, तुम जिस नजर से दुनिया को देख रहे हो वो मैं नहीं देख रही हूँ ना जी। तो तुम्हारी नजर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं वो नहीं देख पा रही हूँ जो तुम देख रहे हो। वो जो डिफरेंसेस है हम में, उसकी रिस्पेक्टेबिलिटी मतलब खत्म हो गया। टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना है और उठा भी रहे सब लोग, बट कहीं ना कहीं मैं ये बचते ही आप कहीं भी रहे, आपको क्यों आंसू निकल आता है। छठ का एक धुन याद आता है। हाँ, छठ का एक धुन नहीं है ना सिर्फ, ये आपकी आस्था की परिचय है, परंपरा है। आप वही हो, आपके जीन्स के अंदर तक कहीं ना कहीं वो है। उसको बोलने की जरूरत नहीं है कि अचानक माँ याद आ जाएगी ये जब भी बजेगा, है ना। तो उस टेक्नोलॉजी के खातिर मैं ये बहाना बना के बोल लूं कि ये आत्मा मर गया है, वो नहीं होना चाहिए। सो मैं बोलती हूँ ऑटोट्यून, ऑफ कोर्स ऑटोट्यून इज इम्पोर्टेंट। ऑटोट्यून में बहुत लोग काम कर रहे, गा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग ना पेट की खातिर भी गा रहे हैं। उनको अगर रोजगार नहीं है, यहाँ बिहार की बात भी आएगी ना, यहाँ पलायन की बात आएगी, यहाँ रोजगार की बात, क्या करेगा कोई, पैसा तो सबको चाहिए। तो वो लोग जो कर रहे हैं जिनके पास सुर नहीं है लेकिन म्यूजिक करके कुछ कमाई करना है, वो अलग वर्ग हो गया। लेकिन जो वर्ग में कला है, कंठ है, संगीत की समझ है, उसकी जिम्मेदारी यहाँ लेकिन बहुत ज्यादा मायने रखता है, उसको रखना है जिंदा जी। मैम, तो मैं ये समझती हूँ। अभी तक बात हो रही है, एक स्किप अभी कर रहा हूँ मैं, ये कि भोजपुरी म्यूजिक में क्या मिसिंग है और इसको कैसे इंप्रूव किया जाए। थोड़ा सा आपके ऊपर और थोड़ा चलते हैं। आपने जैसे आप अभी छठ की बात कर रही थी, तो भोजपुरी की सभी विधाओं के बारे में आपको एक्चुअल आपका गुरु कौन था यहाँ पर, जिसने सारी परंपराओं को आपको बताया, विधा आपको पूरा सिखाया कि ये म्यूजिक बिहार में बजता है, यूपी में बजता है, और इसको आपने कैसे ऑब्जर्व किया? किसी का कैसेट सुन के या फिर कोई आपका था जिसको आपने फॉलो किया? नहीं, शुरुआत में तो एकदम शुरुआत में ऑफ कोर्स मुझे जो सुना और चुना वो तो विनय बिहारी जी है। विनय बिहारी जी ने, हाँ, जो शुरुआत में मैं जो भी गाई, फिल्मी गाने जो बाजार के लिए गाई मैं, इंडस्ट्री बाजार, और उनको एक पब्लिक पल्स का उनका बहुत ये था। और किसी किसी का में एक ये होता है ना, तालमेल होता है, जैसे राजेश गुप्ता, विनय बिहारी, कल्पना, एक तरह से राजेश जी का म्यूजिक रहा, विनय जी का लिखना हुआ, विनय जी का कंपोजिशन भी होता है। और मुझे समझ में आ रहा था विनय जी क्या बोलना चाह रहे, किस तरह से मुड़की दे रहे हैं, और मैं समझ जाती हूँ कि इन्होंने वो जो बोला वो 50% सुनाई दिया, लेकिन मुझे 100% करना है उसको, तो वो एक तालमेल रहा। तो विनय जी के जरिए ही मैं सावन के जो 12 ज्योतिर्लिंग है, कजरी नहीं, मैं पहले गाई, बोलबम के गीत सब गाई, बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए सावन के महीने की जो शिव जी की गुणगान है वो सब गाई। और फिर उसके बाद देवी गीत होता है, पचरा होता है, उसी में ऐसे गाते गाते सीखी। उसको कल्चरली नहीं सीखा एक दिन में मैंने। और पचरा सुनाते वक्त किसी का अगर किसी का मुझे वो कैसे सुना देते थे कि इस गीत को ऐसे फॉलो करना है और हमारा शब्द अलग है, लेकिन ये है। जैसे एक थे बिरहा में हैदर अली, तो मुझे पता नहीं था कौन है, लेकिन उनका भी मुझे सुनाया गया पचरा। फिर भरत शर्मा जी का भी मुझे पचरा सुनाया कि इसको गाना है, सुन लो एक बार। तो उस तरह से मैं सुन के गाई। और आज जैसे छैला बिहारी जी मिले तो उनके साथ में होली भी गाई शुरू में। और इन अ वे एक जैसे होता है ना, मैंने जैसे बोला कि दरवाजा खुल गया, मैं आंगन में आई, एक जैसे
बेटी जब जैसे किसी घर में आती है और बहू बन के आती है तो उसके लिए सब कुछ नया होता है, ये घर को समझना होता है क्या कौन कैसा है क्या है, तो सिर्फ उसी तरह की बात रहा है एक्चुअली। और धीरे धीरे जब मैं समझने लगी और गाने लगी, फिर आइटम सॉन्ग्स में फिल्म का एक ससुरा बड़ा पैसा वाला से बूम उसी समय 2003-4 हाँ, तो उसी समय फिल्म बनाया गया। और मैं बहुत अपने आप को वर्सेटाइल मानती हूँ, मैं कव्वाली से लेके रोमांटिक से लेके आइटम सॉन्ग से एवरी कोई रस, अगला क्वेश्चन हाँ, तो प्रोफेशनली देखती हूँ मैं उसको। और जैसे हर आर्टिस्ट कभी विलेन बनता है, कभी उनको किसी का बाप बनाया जाता है, कभी किसी को बेटा बनता है, कभी देवर बनता है, कभी हीरो भी बनता है, कभी विलेन भी बनता है। शाहरुख खान जी का तो पहले के बहुत सारे फिल्म में वो विलेन बने हैं, तो दैट डजंट मीन कि वो चरित्र है, अलग अलग चरित्र को जीते हैं। ठीक उसी तरह से जब प्लेबैक करते हैं हम लोग, माइक के पीछे हम एक चरित्र को गाते हैं। मैं वो नहीं हूँ, कल्पना नहीं हूँ, बट मैं एक चरित्र बन के गाती हूँ। सो उसमें बाई जी का मुजरा भी गाई हूँ मैं, कभी बूढ़ी माँ बन के विदाई गीत भी गा रही हूँ मैं। सो मैंने इसलिए कहा कि गोल्डन जो एरा है, मैं समझती हूँ, मैं जी हूँ स्टूडियो में भोजपुरी का, और उसी में धनंजय मिश्रा जब आए तो मुझे पता लगा कि छपरैया पूर्वी बोल के कुछ होता है, छपरैया पूर्वी, कि आज हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इतने उससे ऊंचे स्वर में कोई गाते नहीं, लेडीज फीमेल, हम लोग कोशिश करेंगे। तो ऐसे कोई तक बोल देता है तो मेरे लिए वो चैलेंज हो जाता है कि ये क्या है। और फिर मैं पूर्वी गाई, और गाते गाते ना एग्जैक्टली 2010 में, फ्रॉम 9 ऑनवर्ड्स एक्चुअली 2008 के आसपास सुर संग्राम पहली बार हुआ था शायद 9 में। तो मैं जब 2002 में आई थी, 3 में आई थी, तब बिहार में जब पहुंची मैंने बंदूक चलते हुए देखा। ददन पहलवान जी दुमराव गई मैं, ये पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है अभी हमारे, क्या नाम है उनका, बहुत कॉमिक वे में पॉलिटिक्स करते हैं, लालू प्रसाद। नो लालू जी तो हाँ है ही। और छोटे सरकार आनंद सिंह जी, हाँ। सो उस समय मैं 2003-4 का एरा आपको पता होगा कैसा था जी, वो बिहार अलग था। मतलब 2005 से पहले का बिहार अलग था। हाँ, 2000 में मेरे पहली बार गाई 2002 में गणेश के पापा जी, और तो 2002-3-4 ये जो बिहार है ना, वो अलग बिहार को मैंने देखा है। उस समय बहुत गुंडागर्दी ये वगैरह, गोली जो भी हो, गोली, हर प्रोग्राम में गोली चलना, तो मेरे लिए एक कंप्लीट आसाम से अलग कल्चर है ना। डर लगता था बिहार में, डर पता नहीं क्या क्या हूँ मैं, मेरे लिए सब, मुझे देखने लोग इतने आ रहे, बस भर के आ रहे, लाठी चार्ज हो रहे, मार कर रहे। मैं अचानक से मैं इतनी ये हूँ, कृतज्ञ हूँ मतलब प्रभु के कि मैं एक आसाम के बरपेटा रोड में एक छोटी सी गांव में पैदा हुई कल्पना, जिसका सपना था, जो लोगों ने कहा कि तुम मुंबई जाओ, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं होगा, भारी आवाज़ है। और मैं तो इतना नहीं मांगा था ऊपर वाले से, मैं तो चाहती थी कि 2-3 रिमिक्स गाना गा लूँ, हिंदी भाषा में कुछ गा लूँ, और अचानक मैं यहाँ इतनी खास बन गई। मेरे लिए वो फीलिंग्स जो था ना, गाड़ी के अंदर बहती हूँ तो गाड़ी भीड़ से हिलता रहता है, सिक्योरिटी को आना मतलब बहुत, ये एक होता है ना, हर लड़की ना एक खेलती है बचपन में जी, रानी खेलती है, राजकुमारी बनती है, हमने भी खेला था उस समय। मुझे उस राजकुमारी जो मेरे अंदर है उसको मैंने जिया जी, ठीक है, कि मैं खास हूँ कोई। और मैं उसको बहुत इसलिए मतलब मैं क्या बोलूँ, ये बहुत पॉजिटिवली देखती हूँ। और बिहार के पूर्वांचल के मैं बहुत ये ऋण में कभी उतार नहीं पाऊँगी। और अचानक याद आ जाता था कि मेरे गुवाहाटी में हम 4 बहन हैं, और मेरे घर में जब लाइन चली जाती थी, करंट चला जाता था, तो पत्थर गिरते थे। आसपास ने किसी ने मतलब मजाक उड़ा लिया, घर में बेटा नहीं है, समझ रहे हैं, एक ही साथ क्या क्या। मैं जब बस गाड़ी के अंदर हूँ, बहुत सारा भीड़ है, मैं खास हूँ आज, मुझे लगता कि मैं पावरफुल हूँ। और मुझे वो समय भी याद आया बचपन का, जो मेरे घर में पत्थर फेंकते थे ऐसे ही। आपका कोई भाई नहीं, तो समाज है ये, तो समझ रहे ना, एक साथ क्या क्या ये सब चलता रहता था। तो और मुझे बहुत शक्तिशाली महसूस हुआ, भोजपुरी गायिका कल्पना बहुत शक्तिशाली है। आपकी फादर की फाइनेंशियल स्थिति क्या थी जब आप इस इंडस्ट्री में आने का सोची? फाइनेंशियल स्थिति, मेरे पिता और माँ दोनों ही सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रहे, तो ऐसा नहीं बोल सकती कि बहुत बुरा था। मैं मिडिल क्लास, हाँ मिडिल क्लास, बट पढ़ाई लिखाई, चारों बेटियों को उन लोगों ने पढ़ाई लिखाई करके काबिल बनाया, और संगीत का शिक्षा मुझे भरपूर दिया मेरे पिता ने। तो ये ज़रूर था कि साल में बिहू, आसाम में बिहू होता है, या दुर्गा पूजा, 2 समय में ही कपड़ा मिलेगा, कुछ नया खरीदना है तो ऐसा नहीं कि कभी भी मर्जी हो चारों बेटियों को नहीं दे सकते। लेकिन बहुत खुश थे हम लोग। तो यहाँ आप हम में
बात करते करते कहाँ पहुंच गए पता नहीं, आपने पूछा गया था कहाँ पहुंची आप मैं? सही जा रहे हैं, मुझे बात ही करना है मैम। आप जितना बात करें मुझे बस आपसे बात करना है, मुझे कुछ और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो भोजपुरी के बारे में पूछ रहे थे शायद आप। स्ट्रगल था ऑफ कोर्स। परवेज जी भी सेल्स एंड मार्केटिंग में थे, असम में भी अच्छे पद पे थे वो, लेकिन उनको भी जीरो से स्टार्ट करना पड़ा ना। तो हाँ, उनको भी बहुत ये से वापस वो जो होता है उनके सेल्स एंड मार्केटिंग का जो सबसे निचला ये होता है स्तर होता है, उससे उन्होंने भी स्टार्ट किया। तो उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि घर का रेंट वो करेंगे, और मुझे बहुत उन्होंने ये किया। मैं बहुत बार डिप्रेस हो जाती थी, मैं मतलब बहुत डिप्रेस, मुझे आसमान भी अपना नहीं लगता था मुंबई का, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मतलब एक साल बहुत मतलब मेंटली बहुत भयानक और डिस्टर्ब। ये कब से पहले की बात है? ये 2001 की बात है, 2001 की बात है। और लेकिन परवेज जी का एक स्ट्रेटेजिक था, ये था वो मुझे डेली ऑफिस जाने से पहले वो मुझे नंबर्स देते थे, ये म्यूजिक डायरेक्टर्स को आज इन 10 को तुमको होमवर्क टाइप का, इन 10 को तुमको फोन करना है। उस समय फोन लिमिटेड होते थे, फोन था, पेजर। मोबाइल फोन मुझे बहुत याद नहीं है। मोबाइल फोन अगर था भी ना तो इनकमिंग का भी पैसा लगता था, आउटगोइंग का भी लगता है, उस समय वो समय की बात है। और पेजर बोल के एक चीज था जिसमें मैसेज आता था, आप लोगों ने देखा नहीं होगा तो वो भी टेक्नोलॉजी है। सो पेजर में मतलब आपसे मैसेज दे सकते हो, मैसेज आ जाएगा ओनली। सो उसी तरह से मैं फोन, और मैं बहुत शाई थी, मतलब मुझे फोन करना सबसे दिक्कत होता था। एक होता ना कि अब जो कि मतलब खुद मतलब कि मुझे काम दीजिएगा, मुझे सुन लीजिए, ये थोड़ा सा मुझे दिक्कत होता था। और लेकिन परवेज जी बहुत बहुत जोर देते थे मुझे। फिर मैं जब ना धीरे धीरे वहाँ पे मिलने लगी, सब लोगों से मिलने लगी, मैं जैसे किचन में बर्तन, एक होता है ना घरेलू का, औरत का जैसा नहीं होता, लड़की का जो किचन को सजाऊं, ये करूं, उसमें मैं थोड़े से जा रही थी। तो परवेज जी ने मुझे रोका, मतलब तुम ये करने के लिए आसाम छोड़ के नहीं आए हो, अगर ये करना था तो हम उधर ही रहते थे, तुम जो करने के लिए आए हो उस पर फोकस करो, ये खाना वाना बनाना, मतलब उस तरह से परवेज मतलब ऐसे गाइड। आपके लाइफ में परवेज सर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। अगर शायद जैसे आप बता रही वो नहीं होते तो आप यहाँ में भी नहीं होते, कहा जा सकता। बहुत अच्छा लगा, और ये सबसे बड़ी बात है, आपसे बात करने का सबसे बड़ा मकसद यही है। मेरा मतलब दिल से बताऊं ये था कि सबसे पहला पॉडकास्ट अगर मैं किसी के साथ करूंगा, मेरा भी शायद पॉडकास्ट अगर बोलेंगे, इंटरव्यू हुआ है लेकिन इस तरीके से माइक्रोफोन के साथ ऐसे बातचीत मैंने भी शायद मतलब इंटरव्यू टाइप के चैनल जो होता है वो किया जी। तो पॉडकास्ट मेरा भी शायद ये पहला ही है। और मैं चाहूंगा कि भोजपुरी में इसको बढ़ावा दिया जाए। मैं वो चीज दिखाना चाहता हूँ जो भोजपुरी के लिए इम्पोर्टेंट है। जी जी। एक जगह मैंने आपको सुना था, आपने कहा था कि वो मेरा बहुत जानने की जिज्ञासा है। कल्पना मैम मतलब भोजपुरी की टॉप कहा जा सकता है, नो डाउट। और एक जनरेशन से नहीं, आप हमारे दादाजी आपको सुनते थे, फादर ने सुना, हम भी सुनते हैं, मे भी हमारे भगवान के बच्चे भी सुनेंगे। तो जो भी ये जर्नी रहा इसमें आप टॉप पे बनी रही। अगर फीमेल सिंगर की बात करें, कितने आए कितने गए, मेल सिंगर भी कितने आए कितने गए, लेकिन अब आपकी क्या प्लानिंग है? आप टॉप पे हैं, पैसा भी बहुत कमाया, नाम तो मेरे हिसाब से भोजपुरी में कोई ऐसा कलाकार होगा जो आपके जितना कमाया होगा। तो एक्चुअल में अब आप क्या करने जा रही हैं भोजपुरी में? एक्चुअली बात कि टॉप पे हूँ या टॉप पे, इसका मायने एक समय के बाद ख़त्म हो जाता है। जैसे गोल, टारगेट वाइज गोल्स पाने के बाद आपका नेक्स्ट सीरी दर सीरी ये तो होता ही है, आप सबके जीवन में होता है। तो मैं एक्चुअली आसाम में भूपेन हजारिका जी को सुन के बहुत बड़ी हुई। और भूपेन हजारिका जी वो है, आपके जनरेशन को कितना पता है आई डोंट नो, मैंने पढ़ा है लेकिन। हाँ, भूपेन हजारिका जी वो पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली इन इंडिया एक्चुअली, आसाम तो बहुत छोटी बात हो जाएगी, भले ही असमिया में वो ज़्यादा गाए लिखे, लेकिन उनकी जो शब्द की प्रयोग है साहित्य में भी कठिन गूढ़ शब्द तक पहुंचना, बहुत डीप। एंड वो इस तरह से गीत को एक चिंतन जो है, उन्होंने व्यूज, मतलब आज के समय के हिसाब से बात करूं, ये मार्केट में आ जाए, ये हिट हो जाए, वो नियत ही नहीं रहा, म्यूजिक का वो अप्रोच ही नहीं रहा। जब उन्होंने जैसे ऐसे असमिया में मैं गा के आपको मैं 2 लाइन आपको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलूंगी कि झिकमिक देवालीर बंती जले एंधारत कांदे कोने अकले उसरी दुते घर एति पजानते राजा घरे हाहे देखो पजातित बंती न जले। मतलब झिकमिक दिवाली की रात है, आस पास 2 घर है, एक झोपड़ी है एक महल है, उसरी दुती घर, दो घर आसपास है, एक झोपड़ी है एक महल है। दिवाली की रात है, एक घर में झिकमिक दिवाली हो रहा है, लेकिन इस घर में तो दियरा भी नहीं जल रहा है। क्या बात है? रोजा घरे हाहे
राजा की जो महल है वो हंस रहा है, खिलखिला रहा है दिवाली की रात में, लेकिन उस जो झोपड़ी है उसमें तो एक दिया भी नहीं जल रहा है। क्यों? एक गीत से जब ये बोला जा रहा है, और ऐसे हजारों गीत हैं। तो इस फिलॉसफी और चिंतन के साथ मैं पली बढ़ी, म्यूजिकल ट्रेनिंग मेरा सोच का जो ट्रेनिंग है, लिसनिंग का जो ट्रेनिंग है, ये है जी। और अचानक बाद में मुझे हंसी इसलिए भी आया कि बहुत लोगों ने, ये तथाकथित बुद्धिजीवी यहाँ के बहुत लोगों ने गणेश के पापा सुन के, गणेश के पापा को भी मैं सम्मान करती हूँ, गणेश के पापा मतलब बाबा भोलेनाथ है जी। ऐसा नहीं कि गणेश के पापा में कोई साहित्य नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि ये गणेश के पापा वाली है तो इसको कुछ भी करके बलिया में इसका पुतला जला दिया जाए, इसको अपमान किया जाए फेसबुक में। राजनाथ सिंह तक ये लिखा, डर के मारे उन लोगों ने लिखा कि इनको पद्मश्री नहीं मिलना चाहिए। डर को देखो। और अभी तक आपको पद्मश्री नहीं मिला? नहीं मिला। और जब मैं एक चिंतन की बात बहुत ज़्यादा करूंगी, आज तो मैंने जैसे शुरू में मैंने आपको पूछा आपकी आइडियोलॉजी क्या है पॉलिटिकल, आज लेफ्ट एंड राइट एंड अलग अलग बट चुका है, ये सच्चाई है। आज अगर अवार्ड मिलेगा, कलाकार को अवार्ड मिल रहा है, उसकी कला को अवार्ड मिल रहा है, क्या मेरे लेफ्ट एंगल की बात कर रहा है तो कांग्रेस अवार्ड दे देगा, या फिर मेरे राइट एंगल को जच रहा है तो भारतीय जनता पार्टी उसको अवार्ड दे देगा? कहाँ है कला, कहाँ है इसमें? रिसेंटली अभी अवार्ड हुआ ना जो बहुत अच्छा है कि टेक्नोलॉजी की जो चेंजेस है, क्रिएटर्स अवार्ड, उसमें बहुत गुणी जनों को, जो यंगस्टर्स है खासकर, सबको कंटेंट के लिए अवार्ड दिया गया। बहुत अच्छी बात है, उन लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन मैं आज कंटेंट वाइज ध्रुव राठी को अवार्ड नहीं मिले, मैं ये हजम नहीं कर सकती। ये तो आपने मेरे मन की बात की। मैं ये हजम नहीं कर सकती। तो यहाँ अगर इसलिए अवार्ड दिया जा रहा है कि ये मेरे आइडियोलॉजी को जच रहा है, और हमने असम में ये समय देखा, लिटरेरी मतलब ये समय ये देखा, उस काल को देखा जहाँ ये चीफ मिनिस्टर उनको अवार्ड दे रहे हैं, तुमने हमारी क्रिटिसिज्म क्या है, लेकिन एक कला के तहत जो क्रिटिसिज्म क्या है, जो आप में कला है, शब्द का प्रयोग है, मैं आइडियोलॉजिकली फर्क रखते हुए भी मैं हाथ मिला रहा हूँ, आंखों में आंख देख रहा हूँ, वो सम्मान जो है वो अब आज अवार्ड्स में वो सम्मान नहीं रहा। मुझे मतलब ये हजम मतलब समझ भी नहीं। आज मैं चाहती हूँ, मैं 2 बच्चों की, 2 बेटों की मैं माँ हूँ, और एडुकेटिव अप्रोच वाइज मैं चाहूंगी मेरे बेटे ध्रुव राठी के पॉडकास्ट को देखें, नॉलेज वाइज। तो उनका तो समाज में बहुत बड़ी ये योगदान हो गया। जरूरी नहीं है हर क्षेत्र में वो अगर किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उससे आप राजी हो, जरूरी नहीं है। और मुझे नहीं लगता क्रिटिसाइज कुछ होता है। मुझे लगता है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कुछ प्रूफ दे रहा है और कुछ अच्छी जानकारी दे रहा है, तो उसे हम क्रिटिसिज्म नहीं कह सकते, उसे हम ये कह सकते हैं कि वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू है। और ये हैंडशेक करके उनको अगर अवार्ड दिया जाता, आप ध्रुव राठी यू आर अ वेरी मतलब गुड कंटेंट क्रिएटर, ग्रेट क्रिएटर। मैं कई बार आपके बातों से लेकिन सहमत नहीं हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर हो, ऑल द बेस्ट, अवार्ड दिया। ये होता है डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी है जी। और आसाम में लेकिन बहुत समय काल तक ये जिंदा था। अभी आसाम में भी वो माहौल आ गया है जहां उस अवार्ड की जो खुशी है ना जी। वो खुशी में कहीं ना कहीं लॉबिंग की खुशी जैसा लगेगा। तो जैसे कि क्रिएटर्स अवार्ड की हमने बात की, तो एक ड्रू करके हैं जिनको मिला अभी अवार्ड, जो भोजपुरी में अमेरिकन होकर के वीडियोस बनाते हैं। मुझे अच्छा लगा कि फॉरेन से आया हुआ कोई इंसान और बिहारी एक्सेंट को बोल रहा है, बिहारी लैंग्वेज को बोल रहा है, तो इससे ना सिर्फ बिहार को प्राउड होना चाहिए, उसे अवार्ड मिला, अच्छी बात है। तो वहां पर एक कल्पना में मिसिंग लगी मुझे ऑनेस्टली। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे सामने बैठी हैं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जेन्युइन मुझे लगा जो हकदार है उन्हें मिलना चाहिए था। चलिए, वो हुई, मैथिली ठाकुर को वहां पर मिला, और भरत शर्मा जी को राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य अकादमी या फिर संगीत अकादमी ऐसा कुछ पुरस्कार उनको मिला। तो उसके साथ कितना न्याय हुआ? क्या भरत शर्मा जी ने जो स्टार्ट किया उसको सही तरीके से वो फिनिश कर रहे हैं? और मैथिली ठाकुर का भोजपुरी में क्या कंट्रीब्यूशन है आपके अनुसार? एक बच्ची है जो जब ये डिजिटल समय आया, जो फेसबुक एंड यूट्यूब का आया, उस समय में वो इस जनरेशन के होते हुए अपने आप को एक्सप्लोर की, और उनका योग्यता है, मैं समझती हूँ। और उस हिसाब से भरत शर्मा जी को भी ना एक्चुअली संगीत नाटक अकादमी अभी नहीं, ये अवार्ड उनको 20 साल पहले मिलना चाहिए था, क्योंकि उनका ऑफ कोर्स योगदान है भोजपुरी संगीत के प्रति, उनका बहुत उन्होंने बहुत कार्य किया है। बाकी ये बात अलग हो गया, ये जो सवाल है कि अब भरत शर्मा क्या कर रहे हैं, या फिर मैथिली ठाकुर जी का भोजपुरी के योगदान की, ये अलग सवाल हो गया। एक समय काल के बाद अवार्ड मिलने का मतलब ना वो खुशी, वो जैसे अभी अगर कोई बोलेंगे कि भिखारी ठाकुर को पद्मश्री दिया जाए,
वो अपमान हो जाएगा भिखारी ठाकुर के लिए। अब भिखारी ठाकुर को अगर कभी सोचा जाएगा, दिया जाएगा, तो भारत रत्न ही दिया जाएगा, भारत रत्न ही दिया जाए। और भी उस बिहार की हम लोग बात कर रहे हैं जहाँ बहुत बार अश्लीलता का बात आता है, फुहरपन की बात आती है, या फिर इंटेलेक्चुअलिज्म की जो अभाव है, वो बात जब आती है, यही बिहार के वो कलाकार रहे हैं जो कहीं ना कहीं भूपेन हजारिका के साथ कंपेयर डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि भूपेन हजारिका जी बाहर जाके, विदेश में जाके डॉक्टर जो है, डॉक्टरेट वो पढ़े लिखे वर्ग से हैं और उन्होंने पढ़ा लिखा, उनकी भाषा में साहित्य की एकदम कठिन जो शब्दावली है वो प्रयोग है। लेकिन जो एक अनपढ़ इंसान जो पढ़े लिखे नहीं थे और कालांतर में वो लोक साहित्य की रचना करते हैं, ये अपने पद्मश्री और ये सब जो अवार्ड है भारत में, किनको क्या लिखा गया है उसमें, जो नॉर्मल से अलग जो खास हो उनको दिया जाएगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है जो हकदार होंगे। सो मैं समझती हूँ भिखारी ठाकुर में उस समय काल में, आज से 50 इयर्स बैक, उन्होंने उस समय वो क्रांति की बात किया, समाज परिवर्तन की बात किया, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो तो क्रेडिट उनको तो प्राप्य है उनका। और उनको नहीं देख के कर्पूरी ठाकुर जी को जाया गया। कर्पूरी ठाकुर जी अपने आप में समाज में बहुत, उनका दोनों का क्षेत्र अलग है, दोनों का क्षेत्र अलग होते हुए भी मुझे ऐसा महसूस होता है कला और संस्कृति हमेशा लास्ट पन्ना में या फिर बीच का कोई पन्ना में होता है। राजनीति या फिर स्पोर्ट्स भी हो, वो राजनीति उस सामने पन्ना में होगा, लेकिन कला जो है वो कहीं ना कहीं एक समाज की परिचय होता है, लेकिन कला को हमेशा पीछे धकेला जाता है। व्हील चेयर में बैठ के अवार्ड लेने जा रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, देश प्रेम के मामले में गोल्ड मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता स्पोर्ट्स में, अचानक उनका देश प्रेम इतना स्ट्रांग हो गया कि उनको तुरंत अर्जुन बता दे दिया गया, उनको बहुत कुछ उनको दे दिया गया, पद्मश्री, राज्यसभा का आसन दे दिया गया कम उम्र में, क्योंकि उनके देश प्रेम को दिखाने का जो इंटरनेशनली वो जो सर्टिफिकेशन है, वो प्लेटफॉर्म है। आर्टिस्टों का प्लेटफॉर्म ऐसा कोई नहीं है कि मैं बाहर ज्वाइन किया, मैंने गोल्ड मेडल लाया और मेरा भी देश प्रेम दिखा, वो तो हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हम लोगों को नॉर्मली इंतजार करना पड़ता है बुढ़ापे तक का। तो ये कहीं ना कहीं मेरी बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष की कला के प्रति जो एक स्पोर्ट्समैन को अगर 20 साल में मिलता है जो चीज 20 साल में मिलता है सम्मान, कलाकार को 60-70 इयर्स में मिलता है। आप ध्यान दीजिएगा, बहुत कम ध्यान जाता है। तो हमको अलग से इतना प्रमाण देने की क्यों जरूरत है इस देश में? तो ये सब है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है जी। अच्छा लगा ये बात जो आपने बताया। आपसे बात करने का रीजन यही है, पूरी जिंदगी किसी को 1 घंटे में अगर सीखनी हो, पूरा नॉलेज आपने पूरा जनरेशन देखा, कितने लोग आए, कितने लोग, और वो चीज़ आप जो एक्सप्लेन कर रही है ना, बहुत लोगों को इससे फ़ायदा होने वाला है। मैम एक्चुअल में अभी हम लोग नॉलेज की बात कर रहे हैं कि अभी इंटेलेक्चुअल लोग, मतलब कम पढ़े लिखे लोग बिहार में आज भी ज़्यादा हैं, और इसकी खास करके कला के क्षेत्रों में सबसे अधिक अधिकता देखी गई है। सबसे ज़्यादा अनपढ़ लोग आज की जनरेशन में भी बिहार में है। जबकि बिहार की बात अगर हम करें तो नालंदा विश्वविद्यालय भारत का पहला यूनिवर्सिटी वही है। इसके अलावा बात कर लेते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शायद नालंदा पूरे भारत का नहीं, उस समय शायद पूरे एशिया का या फिर बाहर से भी पढ़ने लोग आते थे। और डॉक्टर राजेंद्र बाबू को सब कोई जानता है, वो इतने इंटेलिजेंट थे कि एक बार एग्जामिनर को, मतलब जो उनके कॉपी चेक कर रहे थे, उनको लिखना पड़ा था कि परीक्षार्थी जो है वो परीक्षक से ज्यादा तेज है। और मैं बस पॉइंट समथिंग उनका नंबर इसलिए काटा गया था कि ये मैं ऐसे ही काट रहा हूँ कि किसी को 100 में 100 देना सही नहीं है। तो ये वो लीजेंड आदमी थे। इसके साथ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, बोध गया शायद आपने बहुत बार ट्रेवल किया होगा वहाँ पे, महावीर स्वामी का संबंध, गुरु गोविंद सिंह जी का संबंध बिहार से। इसके बाद एक से एक जननायक कर्पूरी ठाकुर का भी हम नाम ले रहे थे हम लोग। इसके अलावा अभी एक बात करते हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण। गैर कांग्रेसी सरकार सबसे पहले अगर किसी के वजह से आया, इमरजेंसी लगा, तो जयप्रकाश नारायण जी ही हैं। ऐसे लीजेंड के बावजूद भी आज भी बिहार में ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि बिहार अनपढ़ का जगह है, यहाँ पर शिक्षित लोग ज़्यादा हैं? ये मेरे भी समझ से परे हैं, और मेरे हिसाब से आपको क्या लगता है इसका कारण क्या हो सकता है? इतने बड़े बड़े लोग सीनियर्स हैं, और बहुत लोगों को पॉलिटिकली भी मैं देखती हूँ, और सब गुणी गुणी लोग इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। अगर दे पाते होते तो सॉल्यूशन निकल जाता अब तक जी। जरूरी नहीं है कि सब खराब है, दुनिया खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। उम्मीद तो कायम रहेगा, है ना? क्योंकि मैं भी बहुत बार भोजपुरी को त्यागने की, बहुत लोगों ने मुझे मतलब बोला, और सही भी बोला, मैं ये बोलूंगी, क्योंकि मैं तो मुंबई में रही हूँ। मुंबई में मैं बॉलीवुड को क्यों एक्सप्लोर नहीं कर सकती?
अलग अलग लैंग्वेज भी है, लेकिन मेन तो बॉलीवुड को, लोग तो बॉलीवुड के पीछे भागेंगे ना। जी। मैं भी गाई हूँ, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि नहीं, मुझे लोक संगीत की ओर जाना है। और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, बिहार को जरूरत है, मुझे भी जरूरत है, बिहार को भी तेरी जरूरत है कल्पना। ये मतलब मैं बहुत अहंकार और उससे नहीं बोल रही हूँ, ये मैं अपने आप को क्रिटिकली मैं देखती हूँ जी और आज जब मैं बोल रही हूँ कि मैं ताली के लिए गाना गाना मैंने 2010 में छोड़ दिया। जी आप आज अगर ताली बजाओ भी, नहीं भी बजाओ, फिर भी मैं भिखारी ठाकुर को गाऊंगी। छपरैया पूर्वी में मैं एक पूर्वी को क्लासिकल फोक की तरह देखती हूँ। पूर्वी अगर गांव में रह जाएगा, लोग ऐसा है जो दिखावे की दुनिया है कि गमछा माथे पे बांध के, धोती पहन के पूर्वी अगर लोग गा रहे हैं, उसमें वो डीग्लैमराइज है। उसकी प्रेजेंटेशन में मैं क्या करूं? दादरा थुमरी भी उसी अंग से बैठ के गाया जाता है, तो पूर्वी का वो सम्मान क्यों नहीं है जो दादरा थुमरी का है? या मैं क्या ला सकती हूँ उसमें कि पूर्वी को क्लासिकल फोक की दर्जा दिलाया जाए? तो मैं इस और काम करूंगी, ताली बजे या ताली नहीं बजे, आई डोंट केयर। बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में उमड़ रहा है यहाँ से, जैसे आपने ये बताया कि क्यों ना उसको वो लेवल दिया जाए, जैसे दादरा ठुमरी और पूर्वी में जो आपने डिफरेंस बताया। आज शायद कोई क्षेत्रीय भाषा ऐसा नहीं है जिसके 3-4 ही लीजेंड हैं जो अभी टॉप में हैं, उनमें से तीनों चारों आज सांसद भवन में जाकर के बैठे हैं, लोकसभा चुनाव जीत करके जाके बैठे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से क्या जिस तरीके से उनको भोजपुरी में लोकप्रियता मिली, जिसके वजह से उनको एक बड़ी पहचान मिली, वो सांसद बने, जिसमें रवि किशन जी हो गए, आपके साथ बहुत गाने गाए हैं मनोज तिवारी जी ने, आपने बहुत सारे रियलिटी शो किए हैं जिसमें दोनों ने काम किया है, आज दिनेश लाल निरहुआ जी भी हैं। तो ये 3 सांसद होने के बावजूद क्या भोजपुरी को उचित सम्मान के लिए कहीं इन्होंने बात भी किया, या फिर आपके हिसाब से, अब मुझे पता है आप क्लियर इस बात को नहीं बोलेंगी क्योंकि उनके साथ आपका थोड़ा सा ये नहीं, मैं बोलूंगी, मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को रखूंगी, लेकिन एक्चुअल जो उनको कदम उठाने चाहिए थे भोजपुरी के लिए, क्या उन्होंने न्याय किया है भोजपुरी के साथ? पहली बात तो ये है, अपने आप में ये एक अचीवमेंट है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जो बुद्धिजीवी वर्ग हमेशा गरियाते रहते हैं, वो वर्ग भी उनको शायद वोट देने को मजबूर है, या फिर जो भी हो जीत के ना वहां पे गया है। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है जी। मनोज जी, रवि जी, दिनेश जी तीनों ही शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं और एक अपना अपना नजरिया रखते हैं। सीनियर्स है, दिनेश जी तो हमसे छोटे हैं, बाकी आप दोनों सीनियर हैं मेरे, और ये अचीवमेंट है। उसी तरह से मैं खेसारी लाल यादव जी, पवन सिंह जी का भी एक अचीवमेंट देखती हूँ कि वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग में रहना मामूली बात नहीं है। इसके बाद अलग एक आएगा कि जैसे आप अगर वो संभाल रहे, आप अगर ये संभाल रहे, तो मेरी जरूरत कहाँ है? मैं वो सब में ज्यादा रहती हूँ। मैं क्या कर पा रही हूँ? मैं चंपारण सत्याग्रह जब करने गई भितिहर आश्रम, चंपारण सत्याग्रह पे मुझे जब पता लगा कि अरे ये मेरा बिहार है, क्योंकि बिहार तो मेरा ही है अभी। जी बिल्कुल। और इस भूमि से एकदम, और इस भूमि से महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत एक तरह से तो आप कहेंगे ही ना। तो चंपारण के ऊपर मुझे कुछ गाना है, और चंपारण की जो गरिमामय गाथा है उसको गा के मुझे दुनिया को बोलना है, मुझे इंडिया को बोलना है कि ये ही वो जगह है, और यही कि मैं भोजपुरी गायिका हूँ। आपने अभी तक गाया? मैं चंपारण सत्याग्रह गाई 2013-14 के आसपास हम लोग गए भितिहारावा आश्रम। मुंबई से पूरा एक क्रू टीम गया, जितना भी, और ये सब में मेरा देखिए जो पैसा है, जो फाइनेंस है ना, मैं अपने खर्च करती हूँ, और मुझे जो मिलता है, भोजपुरी गायिका को बहुत नहीं मिलता है पैसा। बॉलीवुड की गायिका होती तो बहुत पैसा मिलता मुझे, लेकिन मैं उस पैसे की एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट करती हूँ। इन्वेस्टमेंट कहाँ करती हूँ? भोजपुरी कल्चर पे। मुझे कोई गवर्नमेंट का एड नहीं मिलता है, और आज तक कोई, बहुत सारे होंगे यहाँ से बहुत सारे अमीर लोग भी होंगे जो कल्चर के लिए मुझे लगता है चिंतन तो करना चाहिए। और ये इनडायरेक्टली पैसा मांगने जैसी बात हो जाएगी। मैं इस तरह से काम मैं आज तक नहीं की हूँ, अब तक नहीं की हूँ। क्रॉस क्वेश्चन करूँ यहाँ? हाँ कीजिए। मनोज जी और रवि जी पे आने से पहले एक क्वेश्चन ये हो गया कि अभी आपने बोला कि अभी भोजपुरी ट्रेंडिंग में रहता है, ट्रेंडिंग में रहने के बावजूद बिलियंस ऑफ बिलियंस, मिलियंस छोड़ दीजिए, बिलियंस की बात कर रहा हूँ, करोड़ों में व्यूज आने के बावजूद भी अभी आपके मुंह से जो निकला कि एक तो पहले भोजपुरी में इन्वेस्टमेंट सही नहीं है, हमारे कल्चर के ऊपर कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। आप मुझे पूछे थे, जैसे वो गीत को सुन लिए थोड़ा सा, उसमें भोजपुरी और हिंदी, जो गांधी दर्शन है उसको हिंदी में लिखा गया, और जो किसान की भावना है उसको भोजपुरी रखा गया, सोच समझ के। जैसे भिखारी ठाकुर जी का ही अंदाज रहा उसमें, जो किसान की भाव को मैं गाई, अरे तीन कथी
खेती ले ले बापा रानावा, राम राम हरे हरे। ए हो 3 कठिया नील खेती ले ले बापा रानावा, राम राम हरे हरे। ए हो डूब गईले सभेरे किसनवा, राम राम हरे हरे। ये किसान की भाव है। फिर मैं सोलो जो गाती हूँ। मानवता धर्म हो इंसान का, मानवता धर्म हो इंसान का, पथ हो सत्य अहिंसा का, पथ हो सत्य अहिंसा का। मतलब फिर भोजपुरी में किसानों की भाव को ये सोच समझ के किया गया। और बहुत अच्छा से शूट करने की, शूट तो बहुत अच्छा से नहीं बोलूँगी, एक सिंपल तरीके से हम लोगों ने शूट करने की कोशिश किया। जो मैसेज देना चाहिए था हाँ वो दिया। और इसमें बहुत व्यूज कम है शायद। किस चैनल पे है मुझे बता सकती हैं? ये मेरा एक चैनल है म्यूजिक बॉक्स। म्यूजिक बॉक्स, हाँ म्यूजिक बॉक्स। प्लीज व्यूअर्स प्लीज इस चीज को नोटिस करें आप लोग, म्यूजिक बॉक्स मैम का चैनल है। और जितने लोग खास करके मुझे देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर है, प्लीज विजिट उस चैनल पर जाइए और उस चीज को जरूर देखिए जो बिहार की संस्कृति को पूरे दुनिया में बढ़ा रहा है। थैंक यू सो मच। ऐसा नहीं है कि म्यूजिक बॉक्स को हम बहुत कमर्शियली, मतलब इंडस्ट्री एंड बाजार ओरिएंटेड होकर हम लोगों ने काम नहीं किया। ये लगभग शायद 2000 जब नया यूट्यूब का कॉन्सेप्ट सब आया था उसी समय से है, एक बार बहुत साल से है। आपके चैनल 2011 के आसपास, बहुत साल से है। और परवेज जी हमेशा इस पे लीड लेके उनके टीम के साथ वो आगे बढ़े। लेकिन हम बहुत एक जो होता है ना, सब बहुत एग्रेसिवली इस पे नहीं है, बहुत एग्रेसिवली नहीं है। तो अभी लेकिन बहुत अच्छा अच्छा कार्य किया है। आसाम के कल्चर को, ट्राइबल कल्चर को लेके भी, आसाम के जो भक्ति आंदोलन हुए उस पे भी हम लोगों ने म्यूजिक बॉक्स से बहुत सारा कार्य किया है। बहुत सारा तो नहीं बोलूंगी, लेकिन एक माइलस्टोन है द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। मुझे पता है कोई साहित्यकार या फिर आप जैसा इंसान बहुत सारा नहीं कह सकता और ये भी नहीं कह सकता कि मैं अच्छा काम की हूँ, लेकिन हम लोग जानते हैं और हम लोग समझते हैं कि आपने भोजपुरी को क्या दिया है। मतलब मैं इस प्लेनेट अर्थ में आई, मैं क्या सिग्नेचर करके जा रही हूँ। मैं आई थी यहाँ पे, मैं नहीं रहूंगी, मैं क्यों आई थी। और इस पे थोड़ा बोर लगेगा शायद लोगों को, थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाएगा। जैसे कि बोलते हैं कि हम जब यहाँ आने से पहले एक सोल टीम के साथ प्लान करते हैं, आप पता नहीं ये सच है कि ये सब बहुत सारे पॉडकास्ट है ना, मैं भी देखती हूँ, स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में ज़्यादा देखती हूँ। तो अभी बोल रहे हैं कि शिफ्ट होगा, जिस 3rd डायमेंशन पे हम 5th डायमेंशन में जाएंगे। और मैं क्यों आई थी, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आई हूँ, मैं कुछ करने के लिए आई हूँ, मुझे जो याद नहीं है। तो वो उसको खोजना, जो आप बोल रहे हैं कि अलग अलग लोगों से मिलकर जिंदगी को समझना चाहते हो, अपने आप में कितनी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो मैं भी सोचती हूँ मैं क्यों आई हूँ और कितना समय मेरे पास है। एक तो जानते नहीं हम कितना समय है, लेकिन मैं फिर वापस घूम के जब देखती हूँ, फर्स्ट 20 years ऑफ माई लाइफ आई वॉज इन आसाम। म्यूजिकली 20 years में भी मैंने कुछ अचीव किया है, ऐसा नहीं है। असम इंडस्ट्री में भी मैं कल्पना को जानते थे तब भी। नेक्स्ट 20 years कंप्लीटली भोजपुरी को समर्पित रहा है। 40 years एंड आफ्टर नाउ आई एम 47। तो कभी कभी लगता है कि मैं स्लो हुई, मैं आलसी हुई, बीच में मैं स्लो हुई। मुझे लगता है कि समय ज़्यादा नहीं है। मुझे लगता है कि अभी क्या करके जाना है। मुझे 10 ऐसा प्रोजेक्ट चुनना है, 10 ऐसा प्रोजेक्ट जो आपने बोला ना आगे क्या करना है, 10 ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें 2-3 मैं कर चुकी हूँ और आगे ये करना है मुझे। और म्यूजिकली मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगी कम से कम कि मैंने ये किया, क्योंकि क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। अभी बहुत हजारों गीत गा चुकी हूँ और मेरे लिए वो अचीवमेंट है मेरे लिए। और लेकिन अब ना, जैसे द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर 1 आया, लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर 2 जो रामाज्ञा राम जी को समर्पित रहा, जिनसे मैं भिखारी ठाकुर को सीखी। रामाज्ञा राम जी जो 116-17 उम्र तक जीवित रहे, बस लास्ट ईयर वो गायक थे। उनको पद्मश्री नहीं देना भारतवर्ष की बदकिस्मती है, खासकर भोजपुरी की। आप सोचिए ना, भोजपुरी को छोड़िए, वर्ल्ड वाइड 116 साल तक गाता हुआ कोई बंदा मिलेगा आपको? नहीं, आवाज में उतना दमी खनक ही नहीं। ये तो ग्रैमी वैमी तक पहुंच, मतलब अलग लेवल में पहुंचने वाली बात है। ये अलग बात है कि गांव का एक बंदा है, लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि 116 साल के एक गायक जो अभी भी गा रहे हैं, उनको अगर पद्मश्री जीते जी नहीं मिला तो मैं समझती हूँ कि मैं ज्यादा बुरा नहीं बोलना चाहती, लेकिन अपने आप में
हमारी दुर्भाग्य है, ये भारत सरकार की दुर्भाग्य है। अच्छा मैम, फिर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक अप्रोच किया या नहीं? मैंने ज्वाइन किया, एक्चुअली मैं चुनाव भी लड़ चुकी हूँ आसाम से। ओके। और मुझे पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत जानकारी नहीं है। मुझे लग रहा है कि आप बहुत कुछ बदल सकती हैं, खासकर मैं तो प्रेयर करूंगा, प्रेयर ही कर सकते हैं, इतने छोटे बच्चे हैं हम सभी। थैंक यू सो मच। पॉलिटिकल पार्टीज हैं विशेष करके बिहार में, एक बार मैं चाहूंगा कि आपको कहीं ना कहीं से मौका मिलना चाहिए, जिसकी वजह से भोजपुरी को अच्छे लेवल तक प्रशासनिक तरीके से भी ले जाया जा सके। लेकिन मैं जैसे बाहर से अपने आप को स्टार समझ के जब चुनाव के मैदान में मैं कूदी ना असम में जी, पहले तो मैं यहाँ पे बिहार में ही मैंने ज्वाइन किया था, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। और ज्वाइन किया था, लेकिन जस्ट ज्वाइन किया था, मीन्स मैं मुंबई में रहती थी तब जी। और अगर आपने यहाँ ज्वाइन किया है तो एक्टिवली आपको बिहार में होना चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा था। तो मैं पार्टी को भी ये दोष नहीं दे सकती कि मुझे बहुत मौका नहीं दिया गया, क्योंकि मैं खुद ही मुंबई से, मतलब वो बहुत एप्लीकेबल नहीं था, मतलब प्रैक्टिकली। लेकिन एक समय बाद ऐसा लगा कि गुलदस्ता बन के नहीं रहना है। मीन्स एक तो आप महिला है, महिला को अपने आप में अलग अलग जात है, कैटेगरी है। महिला अपने आप में एक कैटेगरी है जिनको बहुत समय बाद अब मौका दिया जाता है। और मुझे प्रैक्टिकली वो बहुत अच्छा सही नहीं लगा, और क्योंकि काम कुछ नहीं कर पा रही थी मैं, मेरा इम्पैक्ट क्या है, फिर मैं क्यों ज्वाइन की हूँ। और फिर जब कोरोना काल आया, इमरजेंसी सिचुएशन था, लेकिन मैं बहुत दुखी हुई उस वक्त। बिहार सरकार, मैं खुद ही उस पार्टी से रिलेटेड थी, और नीतीश जी के साथ शायद उस समय एनडीए सरकार ही था कोरोना समय, है ना? जी जी। तो अंदर जो भूपेन हजारिका थे मेरे अंदर, है ना, वो जीवित हो गया। जब हजारों लोगों को, जो मुझे सुनते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके दिल्ली से जो यात्रा हुआ बिहार तक, यूपी तक, वो भयानक था। पूरे वर्ल्ड वाइड एक इमरजेंसी सिचुएशन है, ये पता है, लेकिन क्या मैं उस वक्त उनको सहानुभूति नहीं दिखा पाए? मैं क्या पर किलोमीटर खाना का व्यवस्था रास्ता में नहीं कर सकते थे? आई डोंट नो, मैं बाहर से हूँ, ये बताइए, लेकिन ये बिहार को लेकर के जो आपके अंदर ये दर्द है, हाँ, ये बिहारियों में भी आ जाता है। और फिर ना मुझे लगा कि आज अगर भूपेन हजारिका होते तो क्या करते, आज अगर भिखारी ठाकुर होते तो क्या गाते। तो मैं एक फिल्म में गाई थी बहुत पहले, ऐसे एक फिल्म में, मतलब बैकग्राउंड सॉन्ग था कि भैया हो भैया, मजदूर भैया के हम ता बनल किसान, हम ता बनल किसान, कि हमर बेटा भूखले सुते हो राम। रुई हम धुनीला, कपड़ा बनावेला, कपड़ा से भरल है दुकान, कपड़ा से भरल है दुकान, कि हमर बेटा लंगटे घूमे हो राम। मैं बहुत सारे कार्यों में भारतीय जनता पार्टी को मैं प्रशंसा करती हूँ एक तरह से, क्योंकि मैं भी लोक कलाकार हूँ ना जी। जो लोक कला को, भारतवर्ष की गरिमा को सांस्कृतिक रूप से इस पार्टी ने लेकिन सम्मान दिया है। कहीं ना कहीं मैं उसको मतलब बहुत नेगेटिवली क्रिटिसाइज सब बात पे नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि कल्चरल इंडिया जो है उसको पुनर्जीवित किया है लेकिन इस सरकार ने, और उसके लिए उन लोगों को, इस पार्टी को बधाई भी है। ऐसा नहीं है कि हर पक्ष में जो बात अच्छा है वो बोलना पड़ेगा। और कैसे शब्द है, फोनेटिक्स है, मैं छात्रा रही साहित्य की, जो आपने बोला ना, जो प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, जैसे इलाहाबाद है कि प्रयाग है, भले ही उसका कुछ फर्क नहीं है, लेकिन मैं प्रयाग की गरिमा को रखना चाहूंगी। इसका मतलब ये नहीं कि इलाहाबाद वर्जित है जी, लेकिन ये प्रयाग था तो प्रयाग ही रहना चाहिए। उस शब्द का महत्व है मेरे दिल में। तो हालांकि इससे क्या होगा नहीं होगा, इसको फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करके अगर मैं ये कॉन्सेंट्रेट नहीं करूं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, वो फिर गलत हो जाएगा। ये भी बात है कि यहाँ पलायन 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 हर गीत में, मतलब घरे छुट्टी लेके आओ बलम जी, ये जो गीत है, बहुत सारे ऐसे पिया बसे परदेश नगर या जिया घबराला हो, मतलब हर दूसरे तीसरे गीत में पलायन निकल के आता है। मेरे सैया जी, बलम जी हमेशा बाहर है, चाहे छठ में हो, चाहे कोई फिल्मी आइटम सॉन्ग में हो। तो अभी अगर उस तरह से मैं वापस देखती हूँ मेरे बहुत सारे गीतों में, कहीं रो रो के कहा गया कि पलायन है, कहीं लेकिन झूम झूम के मैं बोल रही हूँ झूमर गा के, लेकिन पलायन है हर जगह। हाँ, गीतों में भी अभी तक चेंज नहीं हुआ। तो मैं प्रशांत किशोर जी की बात कर रही थी, तो प्रशांत किशोर जी जो पहल कर रहे हैं ना, क्योंकि वो चेंज मैं भी चाहती हूँ। मैं बहुत बार भागने की भी प्रयास की हूँ, मतलब भागने की कैसा, अभी हाल ही में एक एक्चुअली बाजार जो है ना, इंडस्ट्री में उससे भी संबंधित हूँ। और जो भिखारी ठाकुर और जो साहित्य करने के, वो उधर आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो जाते हैं, जो
आपका दो सब अलग कुछ नहीं कैटेगरी है, जी। दो अलग। नॉर्मली जो यहाँ के जो आर्टिस्ट है जो वो फिल्मों में नहीं गाते हैं, एल्बम में नहीं गाते हैं, मतलब बाजार में नहीं जी। है। और जो मैं यहाँ भी हूँ यही भी हूँ, तो मैं सबको प्रेम करती हूँ। मतलब दो पार्ट हो गए। हाल ही में मैंने जो प्रमोद प्रेमी नामक का मतलब क्या बोलूं, मुझे प्रमोद प्रेमी अगर सुन एक रहे रील वायरल हो रहा हैं, हाँ, मुझे अगर वो सुन भी रहे हैं ना, मैं सबको बहुत प्यार और सम्मान करना चाहती हूँ। लेकिन मैं बहुत आहत हुई, बहुत ज़्यादा दुखी हुई, और मैं इस हद तक डिप्रेशन में गई कि निर्णय को लेके कि अब कल्पना भोजपुरी से तुम एग्जिट हो जाओ, ये अब दर्द छोड़ आपके दो, अंदर से आ रहा अब भोजपुरी को छोड़ दो। बहुत लोगों ने मुझे कहा कहाँ फंसी हुई हो, मैं कभी नहीं सुनी उन लोगों की बात। मुझे पॉलिटिशियन, बड़े बड़े पॉलिटिशियन ने कहा इनडायरेक्टली कि आप मैथिली गाइए। उन्होंने ये नहीं बोला कि भोजपुरी छोड़िए। उन्होंने, वो लोग शुभचिंतक है, शायद उनका बोलने का मतलब ये है कि आप अगर मैथिली गाएंगे तो हम आपको आगे कहीं ले जा पाएंगे जी। हो सकता है। तो लेकिन मैंने नहीं सुना किसी का। मैंने अपने आप को पूछा बहुत बार, नहीं, परिवर्तन महात्मा गांधी जी ने कहा है कि पहला कदम तुम आगे बढ़ाओ चेंज के खातिर, जो चेंज समाज में देखना चाहते हो, पहला कदम तुम्हें उठाना है। मैं उस फिलॉसफी को फॉलो करती हूँ और हम इसके समर्थक हैं मैम, एकदम। एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करूंगा, जो आपने कहा कि बहुत सारे लोग कहते हैं, ये बहुत दिन से आपसे पूछने के लिए मेरे दिमाग में घूम रहा है, क्योंकि भोजपुरी का बहुत ही कम ऐसे गिने चुने कलाकार हैं जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में काम कर चुके हैं, जो बॉलीवुड हो गया, जैसे आप अन्य कई भाषाओं में गाना कर चुकी हैं, अन्य कई रियलिटी शोज कर चुकी हैं, चाहे वो हिंदी का हो या फिर कोई भी हो। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप वहाँ पर काम करती हैं, वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट होती हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार से, जैसे एक इंटरव्यू आपका देख रहा था मैं स्टार प्लस पे, बहुत पहले का इंटरव्यू जिसमें फराह खान बैठी हुई थी, उसमें करीना कपूर आई हुई थी, उस दिन गेस्ट थी, ये मैंने देखा हुआ था। तो उन लोगों के मन में भोजपुरी को लेकर के एक्चुअल क्या विचार है, वो क्या सोचते हैं कि बहुत गंदा है, बहुत अच्छा है, मतलब एक्चुअल बाहर की इंडस्ट्रीज में भोजपुरी की क्या छवि है, हम ये पूछना चाहते हैं। लाइक मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की बात करूंगी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म में मैं जब परफॉर्म की हूँ, गई हूँ बाहर, नज़रिया बहुत ये नहीं है कि खराब है। मतलब इंटरनेशनली अगर मैं कहूँ, जो जानकार नहीं है तो शायद वो जानकार बहुत नहीं है, या नेगेटिविटी को जानते नहीं होंगे, इसलिए भी हो सकता है। तो उनका ऑब्जर्वेशन बहुत ब्रॉड माइंडेडनेस है। तो भोजपुरी को सम्मान करते हैं, क्योंकि जो भोजपुरी मैं प्रस्तुत करती हूँ, वो कर रही हूँ, वही तो देखेंगे वो। तो ऐसा नहीं है कि सम्मान नहीं है। बाकी जो इंडिया के देश के अंदर जो बात है, या फिर बिहार के अंदर बात, अब तो देखिए, अब जो माहौल है ना, अभी तो सही में बहुत सही माहौल तो नहीं कह सकते हैं। तो अभी बिहार को लेकर, भोजपुरी को लेकर के बाहर क्या बातें होती हैं? अभी वही तो बोल रही हूँ, अलग अलग इंडस्ट्री है, भोजपुरी में ही अलग अलग इंडस्ट्री है ना। मतलब ओवरऑल जैसे कि हम सभी देखिए, भोजपुरी में जो मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री, जो ट्रेंडिंगनेस की बात कर रही हूँ, उसको ट्रेंडिंग में है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्ट करने लोग आएंगे, उसको अच्छा से देखेंगे। बट कहीं ना कहीं अपने लड़कियों, अपने बेटियों को, अपने बहनों को वो वही प्रोड्यूसर नहीं देखना चाहेंगे उस पर। बिजनेस करेंगे वो, लेकिन अपने बेटियों को आगे नहीं बढ़ाएंगे उस मंच पे जहां बाजार है। लेकिन पैरेलल इंडस्ट्री क्रिएट करने की जरूरत है। लगातार लास्ट 12 इयर्स से परवेज जी और मैं, थ्रू म्यूजिक बॉक्स, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट एक पैरेलल इंडस्ट्री की जरूरत है भोजपुरी में। क्या धीरे धीरे भोजपुरी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है? आई डोंट नो, बट मुझे ये पता है कि जंगल है, काट काट के मुझे राह बना के जाना है। मैं लीडर हूँ कल्चरल, मैं सामने हूँ, मुझे काट काट के जाना है, मेरे पीछे एक राह तैयार होगा, उससे बच्चे आएंगे। दशरथ शर्मा जी का एग्जांपल बिहार में ले सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स, बाप रे बाप, ये तो बहुत मतलब इतना तो मुझे, मैं नहीं समझती हूँ, बहुत वो क्या इंस्पिरेशन, गॉडली वाइब्स उनमें शायद आ गया होगा। मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा यहाँ पे मैम क्या कह रही हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ये समझिए कि ये सेक्रीफाइस कर रही हैं। जो कमर्शियल भोजपुरी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि वो गाने ये नहीं गा सकती हैं, अन्य जो फीमेल सिंगर्स हैं उनसे बहुत अच्छा गा सकती हैं, लेकिन एक्चुअल ये भोजपुरी के लिए काम करना चाहती हैं। और कितनी ये विडंबना है कि हमारे भोजपुरी के लोग भोजपुरी के लिए काम करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ पैसे के लिए काम करना चाहते हैं। और ये चाहती हैं कि भोजपुरी जो कल्चर है उससे, मतलब अगर वो पूरा इंडिया जानता है तो उससे पूरे इंडिया को फायदा होगा। अगर ये चीज़ भोजपुरी और हम बिहारी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा, और ये हमें तब पता चलेगा जब शायद इनका जो मन है इस चीज़ से उठ जाएगा, या फिर इनके पास पर्याप्त समय नहीं रह जाएगा। तो इसमें मैं रोकना चाहूँगी, थैंक यू सो मच आपके शब्द के लिए। इसमें मैं ये नहीं दिखाना चाहती हूँ कि मैं सेवियर बन के आई हूँ भोजपुरी को उत्थान करने के लिए, ये इतना बड़ा मतलब औकात नहीं है मेरा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये भी समझती हूँ जो लोग बहुत कुछ गा रहे हैं वो शिक्षित नहीं है, पहला पॉइंट।
दूसरी बात है वो गरीब है, उनके पास रोजगार नहीं है। कहीं ना कहीं ये सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल एंगल सब ताना बाना है। उनके पास नौकरी नहीं है बहुत लोगों के पास। तो अगर उनको शिक्षा मिलता, अगर उनको नौकरी मिलती, वो क्यों ऐसे गीत गाएंगे? शायद यहाँ फिर बात स्पिरिचुअलिज्म में जाएगा, जो मैंने जैसे एक्चुअली मैंने 2010 में, जैसे मैं बात को अधूरा मैंने कर दिया, अभी याद है, जो 2009 में सुर संग्राम आया जी, अचानक मैं मंच के उस पार नहीं थी, मैं इस पार थी। सामने कॉन्टेस्टेंट्स है, मैं इधर हूं। मैं अपने आप को, कल्पना को देख रही थी, क्योंकि जो मैं बोल रही थी 2003-4 में या तो 2-3 ही फीमेल सिंगर्स थे जो एक तो घर आंगन की गीत गा रहे थे, छठ सोहर शादी विवाह के गीत, वो अच्छे घर की महिला है, और यहाँ तमाम रानियां थी। मैं जब आई थी और मैं आ रही हूँ आसाम से, मैं म्यूजिक को प्रोफेशनली देख रही थी कि मैं अगर उमराव जान गा रही हूँ, मैं उमराव जान बाईजी नहीं हूँ, मैं चरित्र को गा रही हूँ। तो मेरे पास वो एडुकेशन था और मैं प्रोफेशनली देख रही थी म्यूजिक को। मैं ना तो अच्छे घर की महिला की आइडियोलॉजी में थी, ना तो ये रानी वो रानी की में थी, मैं संगीत को लेके आई थी। तो मेरे लिए वो जो ब्रिजिंग, कहीं ना कहीं मेरे जरिए एक ब्रिजिंग हुआ। बट उसके साइड इफेक्ट्स भी तो होंगे। उसके साइड इफेक्ट्स बोले, या फिर मैं अपने आपको जब सुर संग्राम में देख रही थी कि मैं जब आई थी तो लड़कियां नहीं थी, अच्छे घर की लड़कियां नहीं गाएंगी मंच पे, वो माहौल था। डांसर्स होते थे मेरे साथ में, मुझे खुद पता नहीं क्या हो रहा था कि ये ऐसा है, बंदूक चलता है, लड़की आके नाचती है। और जब धीरे धीरे एक समझने की कोशिश किया कि यहाँ कौन है भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका जो मैं सीख के आई हूँ यहाँ पे क्यों नहीं है, मैं जो गा रही हूँ वही भोजपुरी है कि इससे भी अलग कोई भोजपुरी है, वो जो खोज शुरू हुआ कि भिखारी ठाकुर तक पहुंची। और उसी समय एक ही साथ हुआ समयकाल जो है 2008, 9, 10 की बात बोल रही हूँ, उसी समय सुर संग्राम आया। तमाम सारी लड़कियां जो आई, मैक्सिमम को देखा कि कल्पना की ग्लैमर को फॉलो कर रही है। मतलब समझ रहे, आइटम सॉन्ग्स की जो ग्लैमर है। सो मुझे लगा कि नहीं, अब वो कल्पना को भी इन सामने लाने की जरूरत है, क्योंकि मिरर की तरह मैं देख रही थी ना उन तमाम लड़कियों में, मैं कल्पना को देख रही थी। अब आप आइडियल बन चुकी थी भोजपुरी में, बहुत बड़ा नाम आपका हो। हाँ, मैं तब निर्गुण भी गा चुकी थी, सब गा चुकी थी, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्लैमर है ना, वो हावी था उन लोगों पे। उनको सिर्फ आइटम सॉन्ग्स वाली कल्पना को ही फॉलो करना था, उनको शिव जी वाला, पचरा वाला, छठ का कल्पना को नहीं फॉलो करना था। शायद होता है ऐसा, शो ऑफ दुनिया है। और उसके बाद लगा कि नहीं, अब मुझे वो परिवर्तन चाहिए। और उसी समय कुछ हुआ भी स्पिरिचुअली, जो मेरे जीवन में गुरु आए, आध्यात्मिक गुरु भी आए, तो हो सकता है एक साथ सब कुछ मिल गया। और फिर 2012 में द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर तैयार हुआ। और 2011 की जनवरी में फर्स्ट डे मुझे अभी भी याद है, मुंबई स्टूडियो में मैं जाके बोलती हूँ, 2 गाना गाना था, मैं जाके उनको बोलती हूँ ये पैसा वापस लीजिए प्लीज, ये 2 गीत मैं नहीं गा सकती। अब पैसा वापस करने के लिए ना जिगरा चाहिए। पैसा वापस करना आसान नहीं है। आप कैरियर के चरम पे हो, आपके पास गाने 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 लगातार आ रहे हैं, आप स्टूडियो में बार बार जाके, या तो फिर मैं गलत डिसीजन ली थी, पता नहीं। जो मेरा लास्ट क्वेश्चन था इससे से रिलेटेड था, तो ये अश्लील गाने आपको भी तो मिलते हैं? वही तो मैं गाई हूँ, मैं बहुत सारे गीत गाई हूँ, लेकिन फिल्मों में जब मैं गाई, मैंने अपने पिता से भी पूछा, ऐसा ऐसा सिचुएशन है। तो मेरे पापा के साथ जो रिलेशन है ना, तो पापा कम है, वो गुरु ज्यादा रहे, मेंटर रहे मेरे। तो अब आपके पापा हैं? नहीं, लास्ट ईयर वो नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि तुझे उसके बारे में चिंता नहीं करना है, सेंसर बोर्ड है ना, सेंसर बोर्ड अपना काम करेंगे। तो क्या भोजपुरी में कोई सेंसर बोर्ड है? हाँ, फिल्म में है। गानों के लिए? अभी की जो माहौल बात नहीं, मैं 2007-8 की बात कर रही हूँ। गानों के लिए? हाँ, गानों के लिए मतलब फिल्म के लिए, फिल्म्स की बात कर रही हूँ मैं, फिल्मी गानों की बात कर रही हूँ। तब यूट्यूब और ये सब एल्बम का बहुत जागृति नहीं हुई थी, दौर नहीं था। तो मैं गाती गई। तो बहुत सारे ऐसे भी गीत हुआ, जैसे कि गाना था अश्लील, सिर्फ सेंसरशिप, सिर्फ सेक्सुअल बातों के लिए नहीं होता है। जैसे चली रही आप शहर बाजार ही लेला, मारी ठुमका तो यूपी बिहार ही लेला, कमर लचकाईता, कमर लचकाईता, तो था दिल्ली सरकार ही लेला, वो सेंसर हुआ। फिर मैं जाके गई, कमर लचकाईता, सारा संसार ही लेला। तो इस तरह से अब सेंसर बोर्ड में कोई भोजपुरिया
कोई थे कि नहीं तो वो पता नहीं, उनको समझ में आ रहा था कि नहीं डबल मीनिंग, क्योंकि मुझे समझते समझते बहुत समय लगा। तो ये सब करते करते परिवर्तन एक दिन में नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा इवोल्यूशन होता है। इंडस्ट्री पे बात करें, हाँ कीजिए। अभी जैसे कि अभी हम सभी इंडस्ट्री के पीक पे ट्रेंडिंग वाला टॉपिक हम लोग छेड़ रहे हैं, फिल्मों को भी हटा दीजिए, सिर्फ अभी गानों पे आ जाइए। जो ट्रेंडिंग गाने रह रहे हैं उनमें कितना आपको संगीत दिखता है और कितना भोजपुरी की कल्चर दिखती है? नहीं है। और कितना फ्यूचर दिखता है? फ्यूचर के बारे में मैं नहीं बोल सकती, लेकिन ये भी बात है, क्योंकि देखिए मैं उसी बाजार और इंडस्ट्री से आई हूँ, तो क्या चलेगा, क्या हिट होगा, क्या व्यूज मिलेगा, वो नियत रख के काम किया जाएगा ना। ट्रेंडिंग रहने का मतलब क्या है? तो उस हिसाब से अगर उस नियत से काम करेंगे तो फिर वो लोग भी कहीं ना कहीं उस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। मतलब जो ये कह रहे हैं कि भोजपुरी मेरे वजह से जानी जा रही है, डायरेक्टली मैं आपकी वजह से नाम नहीं ले रहा हूँ, जितने अभी टॉप स्टार हैं मैं कह सकता हूँ सभी लोग इसी में हैरान हैं। आज तक मैं किसी इंडस्ट्री में नहीं देखा था कोई लाइव आकर के एक दूसरे के साथ गाली गलौज कर रहा, अप्रिशिएशन के ये अप्रिशिएट ना करके। शिक्षा की कमी, शिक्षा की कमी, क्या आप करेंगे मैम? लेकिन एक चीज ऐड करूंगा, फिर वो भी तो किसी समाज से आते हैं, सामाजिक शिक्षा भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। मुझे नहीं लगता विजडम, हाँ। जी, मुझे नहीं लगता कि अगर आप सर्टिफिकेशन वाले कोर्सेज किए हो तो ही आप शिक्षित हो। नहीं, ये सही बोल रहे हैं, ज्ञान अलग चीज हो गया और पढ़ाई लिखाई वो अलग बात हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो ज्ञान को करता है पढ़ाई लिखाई जो है। अभी भोजपुरी में जो जितने टॉप लोग हैं अधिकतर उसमें अनपढ़ ही हैं। एकदम है। और मैं बहुत अभी तो बातचीत करने लगी, मैंने बहुत ऐसे बातचीत कम किया, और मैं जो लोग मुझे फॉलो करते मानते हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो मुझे अगर ऐसा कुछ बोले तो मैं उसको बुरा लग जाएगा तो मैं चुप रहूं, ऐसा नहीं करती, मैं डायरेक्ट बोलती हूँ। ये भोजपुरी के साथ अन्याय भी हो जाएगा अगर आप चुप रहेंगे। हाँ, तो मैं बोलती हूँ कि किसी ने कहा था मुझे कि आपका फोटोग्राफ और फेसबुक में ये देखा, बहुत अच्छा लगा। मुझे कौन सा, आप जिस स्कूल में पढ़ी थी तो कौन सा है कि नालंदा, उनको लगा कि मैं नालंदा में पढ़ी हूँ। सो मैं ज्ञान का अभाव बुरी बात नहीं है, तो मेरा जो भी दायित्व रहा बड़ी बहन के नाते मैंने उनको बोला कि देखो बेटा, आप भोजपुरी गायिका हो, आप अभी की बहुत मतलब अग्रणी भोजपुरी गायिका हो इंडस्ट्री के, और थोड़ा बहुत एक काम करो, पढ़ाई लिखाई क्या हुआ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, घर के एक कोने में ना एक शेल्फ खरीदो, शेल्फ रखना है, उधर पुस्तक रखो, कहीं भी जाओ एक पुस्तक खरीदो, जितना आता है कोई भी भाषा में, जिस भाषा में पढ़े हो। ये किसी भी भोजपुरी सिंगर, हर आर्टिस्ट को मैं बोलती हूँ, मैं हर म्यूजिक रूम में एक पुस्तकालय छोटा सा होना जरूरी है, हर स्टूडियो में पुस्तक रहे, जिस भी विषय में आपको पढ़ने की इंटरेस्ट हो। आपको राजनीति के विषय में पढ़ना है, पढ़िए, बहुत जो नाम लिया आपने, कितने सारे यहाँ के लोग हैं, कोई भी विषय हो, रीडिंग एक ऐसा हैबिट है ना, वो बहुत बड़ी ताकत है। मैं समझती हूँ आफ्टर लाइक लास्ट 5-6 years में मेरे मरने के बाद मैं क्या क्या किया अगर लोग ढूंढेंगे तो शायद वहां पहुंची हूँ। तो आपने जो बोला कि जिनका नाम लिया, जो स्टार्स है, मेरे से भोजपुरी पहचाना जाता है, तो मैं जहाँ पे सोच रही हूँ वहां से तो मैं नीचे देख रही हूँ, और मैं ये जान रही हूँ कि ये बुद्धिमत्ता और नादानियत है, लेकिन एक समय आएगा उनके जीवन में भी कि वो लोग भी समझेंगे। हर किसी का समय आता है। तब तक हो सकता है कि उनकी ट्रेंडिंगनेस है वो खत्म हो जाए। ट्रेंडिंगनेस खत्म होना जरूरी है। ग्लास अगर फुल है तो नया इनपुट कैसे होगा? आपको मेमोरीज आप लोग डिलीट करते हैं कि नहीं जी, तो नया मैं चीज ज्ञान उसमें डालूंगा, मुझे डिलीट करना पड़ेगा। ट्रेंडिंगनेस जब जाएगी उसमें विडंबना नहीं करना है, वो डिप्रेशन में नहीं जाना है उनको, उनका नया चैप्टर शुरू हो रहा है। मतलब एक्चुअल जमीन पे आना होगा उनको। जमीन क्या है, एक दुनिया, एक यात्रा है ये जिंदगी ना। तो एक स्टेशन में आप उतर गए, वहां तक यात्रा था, उस स्टेशन को आप बाय बाय करना है, उसके मतलब जो भी आपका अनुभव रहा है उसको हृदय में रखिए। अब आगे क्या? और ये शायद बहुत लोग, जैसे सब लोग पॉलिटिकल हो रहे जा रहे हैं, तो ये एक नया कदम है, इसमें धक्का भी लगा है, लेकिन उस धक्के को मैं बहुत पॉजिटिवली देखती हूँ, और उन लोगों को मैं साधुवाद देती हूँ, आशीर्वाद भी देती हूँ कि ये जो कुछ जो लगता है ना कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ, वो बुरा नहीं हुआ है कुछ भी। एक तरह से आप अपने आप को समझोगे वापस, और एक नई शुरुआत है। मैं जनसुराज को, मतलब ओपनली बोलना चाहती हूँ, मैं जनसुराज को सपोर्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि आप अगर सही नियत से और सही में जो बोल रहे हैं कि एक बार बच्चे की एजुकेशन के लिए वोट दीजिए, हर बार धर्म और जात के लिए क्यों वोट दे दिया ना सबको मौका। और
मैंने मैच किया था प्रशांत किशोर की थिंकिंग, आपकी थिंकिंग ऑब्जर्व जब किया तो ये समझा कि वो भी चाहते हैं बिहार को बदलना, आप भी चाहती हैं बिहार के लिए कुछ करना, वो भी चाहते हैं बिहार के लिए कुछ करना। एक ही प्रॉब्लम है जी, वो बिहार के जन्मगत रूप से वो बिहार के हैं जी, तो वो अगर कुछ नकारात्मकता रख के दांत के भी बोलेंगे ना तो लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे। एक तो पुरुष है, जी, मैंने जब कहा कि भोजपुरी में थोड़ी सी जंग लग चुकी है, मैं महिला हूं, आसाम से हूं, तब लेकिन फेसबुक वगैरह में इतना हंगामा किया गया और राजनाथ सिंह जी को ये लिखा गया कि इनको पद्मश्री नहीं मिलना चाहिए। और आपका मतलब हुआ था कि आपको मिलना चाहिए पहले? नहीं, मैंने ये कहा था कि थोड़ा सा भोजपुरी को जंग लग रही है। मैंने अपने व्यू पॉइंट को रखा। तो उस वक्त मैं निराश नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशांत किशोर जी के साथ आप मुझे बोल रहे हैं ना, तो प्रशांत किशोर जी बहुत डायरेक्टली अगर गरिया के भी कुछ बोलेंगे ना तो वो यहाँ के अपने हैं, तो कहीं ना कहीं शायद मैं यहाँ की नहीं हूँ, तो मैं चाहते हुए भी बहुत कुछ मैं बहुत तीखेपन से नहीं बोल पाऊंगी जो मैं हक से असम में बोल पाऊंगी। असम में जाके मैं बोल दूं कि इधर मेरे बाप का जगह है ये भी आपके बाप का जगह है। और आपने जो भोजपुरी के लिए किया है ना, आप भोजपुरी की माँ बनने वाले आने वाले समय में, ये मुझे दिख रहा है। जैसे बॉलीवुड में लता मंगेशकर जी को सम्मान मैं भोजपुरी मिलता है। को समर्पित हूँ और मैं बहुत प्रेम करती हूँ और बहुत बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ दिल से। अभी भोजपुरी में ऐसा मैंने देखा कि बहुत सारे पॉडकास्ट में भोजपुरी की एक अभिनेत्री हैं, अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह जाकर के सभी पॉडकास्ट में, चूंकि उनका पवन सिंह के साथ जो भी रहा है वो आज से कुछ वर्ष पहले रहा है और उसको पूरा इंडिया लगभग जानता है, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स में वो जाकर के बोल चुकी हैं। लेकिन आज की तारीख में जो वो कर रही हैं वो कितना सही कर रही हैं, जब सब कोई जानता है। फिर भी अभी वो गई हुई थी, एक यूट्यूबर हैं जो पहले आज तक चैनल में काम कर चुके हैं, और शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में गई हुई थी। भोजपुरी का वो साइड उन्होंने दिखाया ना कि मतलब देखने का मन नहीं कर रहा था। पवन सिंह एक एरोगेंट इंसान है, उनको मारते थे, पीटते थे, उनके साथ अश्लील हरकतें हुई है। भोजपुरी में जो मेल है, खास करके जो पुरुष प्रधान ये इंडस्ट्री है, यहाँ पर सताया जाता है और अभी वो अपने दम पर उभर रही हैं। तो अभी आकर के फिर से वो भोजपुरी का जो इमेज प्रस्तुत कर रही हैं बाहर में, उसका क्या इम्पैक्ट जा रहा है बाहर? वो आपके नजरिए से क्या वो सही कर रही हैं, गलत कर रही हैं, क्या कर रही हैं? मैं और परवेज जी का जो टेस्ट है ना फिल्मों का भी, मतलब सीधा हम लोग जेम्स बॉन्ड देखने जाएंगे या फिर एडवेंचरस मूवीज देखेंगे जो साई-फाई मूवीज हो, या फिर मुझे वो जो मूवीज था वो कौन सा था डिकैप्रियो का जो आप जो सोचते हैं वो बदलता जाता है, इंसेप्शन। देखा आपने? नहीं, इंसेप्शन मैंने नहीं। इंसेप्शन देख के एक बार समझ में ही नहीं आया, दूसरी बार फिर देखी घुमा घुमा के। या फिर लूसी, आप देखिएगा कि आप जो सोच रहे हो वो उसी से आपकी प्रैक्टिकल रियलिटी तैयार हो रहा है। ये जो थॉट प्रोसेस है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सीक्रेट, ये सब पढ़ा आपने? ये सब मैंने बहुत डीप इस पे बहुत गया, हाँ। तो यही है इंसेप्शन, मेरा टेस्ट वो है। लेकिन इस पे आपका क्या राय है जो अक्षरा ने जाकर? तो वही तो बोल रही हूँ, अक्षरा जी अभी क्या मतलब एग्जैक्टली कर रही है, बीच बीच में रील्स में कभी देखती हूँ और पर्सनली एक बहुत सम्मान करती है वो मेरी, और वो उनको बहुत पहले से वो बोलती थी कि मतलब मुझे सिखाइए थोड़ा, मुझे गाना गाने का शौक है, शौक जैसे मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, हर किसी का शौक हो सकता है। तो मेरे सामने वो हमेशा एक सम्मान के साथ ही डाउन टू अर्थ एक रही है। और ये थोड़ा बहुत रील्स में, बहुत फेसबुक की फॉलोअर नहीं हूँ, रील्स थोड़ा बहुत कभी कभी जो आ जाता है सामने, तो मैं ना बहुतों को जब से सामने कोई लड़की अगर आके सामने कुछ बोलती है ना, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को मैं लेने की कोशिश करती हूँ। मैं क्रिटिकली नहीं देखती, मतलब नेगेटिवली नहीं देखती। आप जो बोल रहे हैं वो आप बोल सकते हैं ना, जरूरी नहीं हो कि सही है गलत है क्या है, वो अलग बात है। ठीक उसी तरह से और एक है हमारी नेहा राठौर जी, नेहा सिंह राठौर। हाँ, जब वो एकदम शुरू में आई थी तभी मैंने जब देखा था, मुझे जब वो बहुत प्रसिद्ध थी भी नहीं, उसी समय मैंने किसी और सबको बोला था कि ये भीड़ से अलग जाने वाली बात है, और मुझे अच्छा लगा। जरूरी नहीं है कि वो जो बोल रही है मैं सपोर्ट करूं, मैं अलग सोच सकती हूँ, लेकिन ये जो रामधेनु है ना, रामधेनु को क्या बोलेंगे, सतरंगी जो आसमान में निकलता है, तो जो अलग अलग रंग है, अलग अलग सोच है, उससे मिलके ही तो कंप्लीट वो रेनबो है। तो मैं हमेशा से इस थिंकिंग में पली बड़ी हूँ कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंसेस है, बट आई रिस्पेक्ट दैट डिफरेंस। तो अभी के समय काल में एकदम खत्म है इंडिया में एक्चुअली ये, बहुत हद तक सहमत होना ही पड़ेगा मेरे से, ऐसा कुछ। हाँ, ये कैसे है भाई, फिर मैं और तुम तो फिर हमारा फिंगर प्रिंट अलग है भाई।
तो मैं इसलिए बहुत उन पे ये बात नहीं करूंगी। उनका अपना एक यात्रा है, अपना संघर्ष है, जो भी हुआ है उन्होंने खुद चूज किया है। अब जो वो नहीं करना चाहती वो भी उनका चॉइस है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेके बोल रही है ना। सो मैं भी जब इंडस्ट्री में आई, वो मेरा चॉइस था। मुझे बोला गया था कि शुरू में 2001 में कि पर्स में रेड चिली का पाउडर रखो, कभी भी फंसोगे यूज करना, उसको ये लगा के भागना है, मतलब वो आपकी चॉइस है। मुझे भी बहुत बुजुर्ग, बहुत सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर में एक बार मैं जब मिलने गई थी, ऑडिशन नहीं एग्जैक्टली, गाना मतलब कैसेट में हम लोग सुनाते थे। तो एक बार मुझे एबी साउंड चारबंगला में है, अलका याग्निक का साउंड था, स्टूडियो था जी। तो बहुत सीनियर एक बुजुर्ग ने बोला, बहन को क्यों लेके आई हो? बहन को लेके आ गई, अकेले आना चाहिए था। तो उस दिन, अब वो मैं नहीं गई थी मुंबई में, और आसाम से गई हूं ना, बहुत मतलब एक नैतिक और आदर्श उस समय के बाद में चेंज भी हुआ। ये भी संस्कारी, बहुत भयंकर संस्कारी। बाद में वो माया नगरी मुंबई, उसका प्रभाव मेरे ऊपर भी गिरा। लेकिन उस समय जो मैं नहीं आई थी, तो देखा मैं बहुत रोई रिक्शा में, ऑटो रिक्शा में। कि नहीं, भाग तो आई, मुझे ऐसा लगा कि मेरा यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, मेरा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। मैं बहुत रोई थी। तो वो भी सच्चाई है। और फिर दुनिया को देखा, फिर मैं प्रसिद्ध हुई, फिर अलग अलग समय काल से गुजरी। तो मैं वापस मुड़ के ये नहीं बोल सकती कि ये सही था, वो सही था, ये गलत था, वो गलत। नहीं, हर किसी का अलग यात्रा है। वो जो गलती है वो भी जिंदगी का पार्ट है। अपने आप को भी माफ करना आना पड़ेगा। तो ये अक्षरा जी की ये खुद का फाइट है। जो भी हो, अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश कर रही है। अभी तक प्रूफ कर रही है वो? नहीं, प्रूफ कर रही है, क्या कर रही है पता नहीं मुझे, लेकिन कुछ करने की कोशिश कर रही है। और उस हक को तो आप छीन नहीं सकते। नहीं, वो तो राइट है उनका राइट है। अभी आगे के लिए वो किसमें कैपेबल है और किसमें वो कैपेबल नहीं है, वो खुद जानेगी। और जहां कैपेबल है उसी राह पे तो जाएगी। सही बात। आप उनसे अगर अचानक एकदम बहुत साहित्य का उम्मीद करोगे, तो साहित्यकार ही कोई करेगा ना। वो एक ग्लैमर वर्ल्ड से रिलेटेड आर्टिस्ट है, तो वो तो ग्लैमर को ही परोसेगी। ट्रेंडिंग वाले सीरीज में उनको भी रखो। नहीं, वो तो हीरोइन ही रही है, वो इंडस्ट्री में ही रही है। अब गाने भी गा रही है। हाँ, गाने भी गा रही है, लेकिन वो मतलब इंडस्ट्री को ओरिएंटेड होके काम कर रही है। तो अपना चॉइस है ये। मुझे किसी ने तो जबरदस्ती नहीं किया। जब मैं पैसे वापस कर रही थी, ये गाना नहीं गाऊंगी, वो इसका मतलब बोलिए, मुझे इस रास्ते से जाना है, उन्होंने वो रास्ता को चुना है। इसमें कहीं सही गलत, वो अपने जगह सही कर रही है। सही गलत नहीं है। हाँ, वो अपने अनुसार सही है, अपने अनुसार सही है वो। और लेकिन आपने भी तो पवन सिंह के साथ बहुत काम किया है, तो क्या उनमें वो चीज दिखता है? नहीं, पवन जी ने मुझे हमेशा एक बड़ी दीदी की तरह सम्मान किया है। मतलब आपका जो संबंध अक्षरा से है वही पवन जी से भी है, दोनों ने सम्मान दिया है आपको? पवन जी के साथ बहुत साल से मुलाकात नहीं है मेरी जी। लेकिन सामने जब भी आए, वो दीदी कह के आए, प्रणाम किया हमेशा। तो रिस्पेक्ट दिया, एकदम मुझे रिस्पेक्ट दिया। ये एक अच्छा मैसेज है भोजपुरी के लिए भी, कि सबके लिए पवन सिंह बुरे नहीं है। नहीं। और ये ना गॉसिप कल्चर है, और ये कंटेंट नहीं है ना। मेरे पास कंटेंट है। मेरे पास चंपारण, इधर देखती हूँ तो मुझे बिहार में कंटेंट मिलता है, उधर देखती हूँ पलायन मिलता है, इधर देखती हूँ चंपारण सत्याग्रह मिलता है, उधर देखती हूँ रोजगार के ऊपर मैं गा सकती हूँ। अब अगर भिखारी ठाकुर होते तो क्या लिखते? कंटेंट है मेरे पास बहुत। और इसलिए बोल रही हूँ कि पुस्तक पढ़ा करो। बस आपके पास जब कंटेंट नहीं है तो आप तो न्यूज में रहना चाहोगे ना। तो आप न्यूज में क्या करोगे? कभी एक दूसरे को गाली दो, कभी एक दूसरे को ये बोलो, ये करता था, वो करता था। आपके पास कंटेंट नहीं है। कंटेंट को समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? समझ रहा हूँ। क्रिएटिविटी दिखाने के लिए साहित्य नहीं है। साहित्य छोड़ दीजिए, कुछ और भी। तो अभी देखिए, हम लोग तो मेकअप का भी कभी कभी यूट्यूब में देखते ये सब देखती हूँ। मैं भी एक औरत हूँ भाई, श्रृंगार पसंद है मुझे भी। तो कभी कभी मैं देखती हूँ वो जो रेन जाके बर्फ के अंदर जाके जो नाइट स्पेंड करते हैं बहुत सारे कपल्स, और कभी कभी अकेले जो लिजी की मैं बहुत देखती थी। चाइनीज, आपने देखा कि नहीं? लिजी की बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस हुई। एक चाइनीज गांव के अंदर, कंट्री साइड चाइना में जाके वो खाना वाना कैसे बनाती है, बहुत टेम्पटिंग तरीके से। तो बोलने का मतलब है कि अलग अलग कल्चर को, रशिया में क्या हो रहा है इतना संभव नहीं है।
बट इतना कंटेंट है सब जगह, बिहार में इतना कंटेंट है, इसलिए तो मैं बहुत मुझे दुखी हुई कि जब बड़े बड़े हिंदी के फिल्म डायरेक्टर्स जब भोजपुरी के परिवर्तन के लिए कंटेंट में काम नहीं किया, भोजपुरी के नकारात्मकता बेच के हिंदी फिल्म में उन लोगों ने फिल्म बनाए और खुद वो लोग बोलते हैं कि भोजपुरी फुहर है। भाई आपने क्या किया? आप इतने बड़े एक्टर है, इतने बड़े आप फिल्म डायरेक्टर है, आप यहाँ पे मॉल बना रहे हैं, उसके लिए पैसा है आपके पास, लेकिन भोजपुरी फिल्म के परिवर्तन के लिए पैसा तो है ही नहीं, उल्टा आप गाली देके जाओगी कि फुहर है ये। आपको हक है क्या? आपको कोई हक नहीं है, अपने आप को गाली दे आपको कोई हक नहीं है। और ये सब खुल के ये सब बात करना जरूरी है, क्योंकि हमारी नियत किसी को नीचा दिखाना नहीं है, हमारी नियत अपना आंख भी खोलना है, दूसरों की आंख भी खोलना है। एक्चुअल भोजपुरी कैसे बेहतर होगी ये दिखाना है, जहां तक मैं समझ पाया हूँ कि मतलब भोजपुरी एक्चुअल है जो शिक्षित वर्ग है, IAS IPS की तो कमी नहीं है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। वो लोग अगर यहाँ से भाग भाग के जाके बाहर के स्टेट में काम करेंगे और अपने जगह के लिए परिवर्तन के लिए काम नहीं करेंगे, किस बात के IAS हो फिर? अच्छा मैम, यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूंगा मैं कि जो IAS IPS हैं बीच बीच में नया नियम कानून निकालते हैं, कभी होली में, कभी सरस्वती पूजा में, कि ये गाने नहीं आने चाहिए, ये गाने नहीं बजने चाहिए, तो क्या उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, सही तरीके से लागू किया जाता है? मुझे हंसी आती है उन लोगों पे, क्योंकि आप इतने पावरफुल पोजीशन में हैं, फिर भी आप अभी भी लाचार है। नहीं आना चाहिए मतलब क्या है? उस पे लॉस को इम्प्लीमेंट कीजिए। और खासकर मुझे जितना जानकारी है, परवेज जी से और मेरी बात होती है, वो ज्यादा जानकारी रखते हैं ये सब में। जो मुंबई में, दिल्ली में जो यूट्यूब की जो मेन हेड ऑफिस है जी, वहां ये बात को एक्सप्रेस हम बिहार से क्यों नहीं कर सकते हैं? वही से बंद क्यों नहीं हो सकता? मतलब जो म्यूजिक यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे गाने रिलीज किए जाते हैं, उन जो चैनल्स हैं उनको ही ये रिस्ट्रिक्शन मिल जानी चाहिए, स्ट्रिक्टली मिलनी चाहिए कि आपको इस तरीके के गाने रिलीज नहीं करने हैं। अगर आप करते हैं तो उससे सिंगर से पहले आप पे कार्रवाई की जाएगी। हाँ, तो इसमें वो लोग विशेषज्ञ है ना, IPS है, या आप लोग लॉ एंड ऑर्डर के बारे में ज्यादा जानते हैं जी। तो लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में आप इसको भी एक तरह से अपना कार्य समझिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए कि होना चाहिए। ये वाला लाचारगी मत दिखाइए, तो हमको बोलने का हक है या फिर जनता बोलेंगी? ये आपको करना पड़ेगा, ये आपके दायित्व है, आप करेंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इसको एक्सेप्ट कीजिए, जैसे आपने बोला कि ये बहुत सदियों से परंपरा रहा है दिवर्थी गाने का, आपने खुद बोला ना, आप तो यही के सुपुत्र है, तो फिर इसको एक्सेप्ट करके बैठ जाइए। और वो इतना IAS IPS होने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा कदम मुझे दिखा नहीं जो इस चीज को ब्रेक लगाया जा सके। मैं इसमें असम में देखा मैंने, अभी इस बार शायद राजनीति में वो आ रहे हैं, IPS ऑफिसर है आनंद मिश्रा जी। सो उनसे भी एक बार मीटिंग में बात हुई, तो उन्होंने भी 5 पॉइंट को ऐसे रखा है बिहार के परिवर्तन के लिए, और उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था, कल्चरल रेनेसा होना चाहिए। तो मैं उनसे जाके मिली कि इसका मतलब मैं भी जानना चाहूंगी उस कल्चरल रेनेसा में मेरा भाग क्या हो सकता है। तो उन्होंने तो मुझे समझाया बहुत कुछ, मैं बहुत तो नहीं समझी, लेकिन उन्होंने ये दिलासा जरूर दिया कि हमको ये करना आता है मैम, हम अगर आएंगे राजनीति में तो ये किस तरह से करना है, ये सब फुहरपन, ये सब कैसे क्या करना है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू ये हमको करना आता है, आप निश्चिंत रहिए। तो उन्होंने ये बात बोला, और ये अगर सच साबित हो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मैम से अभी जितनी मेरी बात हुई, मुझे यही लगा भोजपुरी कलाकारों को लेकर के इनका जो ओपिनियन है वो यही है कि ये जो अभी काम कर रही है, स्पिरिचुअलिटी उसका रीज़न हो या फिर एक अच्छे एज पे जाकर के रिस्पेक्टेड काम करना रीज़न हो, चाहे जो भी रीज़न हो, आप सबसे ऊपर साहित्य को रखती हैं, अपनी क्रिएटिविटी को रखती हैं, कंटेंट को रखती हैं, प्लस समाज को रखती हैं। आपके लिए पैसा इसके बाद आता है, लेकिन अन्य जो वल्गरिटी है, जो अश्लीलता है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये 4 चीजें पता नहीं है भी या नहीं है। सबसे ऊपर पैसा है, मुझे ट्रेंडिंग में रहना है, मुझे पैसे बनाने हैं गाने गा करके, चाहे वो कंट्रोवर्सी करना हो या फिर कुछ भी करना हो। पैसा शुरुआत में सबको चाहिए होता है। जैसे मुंबई गए तो मैं भी सोचूंगी कि मेरा घर एक हो, अपना रेंट देके कितना रहूं, या फिर एक गाड़ी हो, जरूरी नहीं कि मर्सिडीज हो, लेकिन थोड़ा सा आवागमन में मतलब एक सुविधा हो, तो गाड़ी हो। और नाम प्रसिद्धि के लिए ज्यादा ये रही, पैसों से भी ऊपर पैसा चाहिए। बहुत सारी खुशियां पैसों से खरीदा जा सकता है। अब बच्चा है तो मैं उनके एजुकेशन को लेके चिंतित हूँ, उसका खर्चा, लेकिन अभी इस पे भी हमारी बहस होती है, और हेल्दी वे में मेरे हस्बैंड और मुझ में, कि मैं बीच में जो सोच रही थी कि IB स्कूल में मैं उनको दूंगी, मैं पटना छोड़ के अभी नोएडा दिल्ली तक तरफ जाऊं, और IB स्कूल वहां पे है जो
कि ईयरली कॉस्ट आपका मिनिमम 8 to 10 lakhs है एक जन का, तो मेरे तो जुड़वा बेटा है, तो 20 लाख रुपया एक साल में जाएगा। तो बात वो नहीं है कि 20 लाख मैं अफोर्ड कर पा रही हूँ कि नहीं, बात यह है परवेज जी ने मुझे बोला देखो कल्पना एडुकेशन चाहिए, लेकिन एडुकेशन को तुम खरीदने की प्रयास मत करो। उनका ये लॉजिक मुझे कॉन्विंसिंग लगा। और पटना की जो एडुकेशन है उसको भी बहुत पॉजिटिवली हम लोग देखते हैं, तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। मैं पटना में समय बिताना चाहती हूँ ताकि मैं गांव, आज मैं आर्टिस्टों को, मेरे म्यूजिशियन को मैंने बोला कि मैं गांव देहात में वापस जाना चाहती हूँ, अभी गाना चाहती हूँ। मुंबई से क्या होता था, बहुत मुंबई में अभी मैं कम रह रही हूँ, थोड़ा आना जाना है, लेकिन मुंबई से क्या होता था कि अगर बक्सर में कोई गांव मुझे बुलाना चाहता है तो वहां से फ्लाइट लेके आना जाना अलग से कॉस्ट अलग बढ़ जाता है। और अब अगर मैं यहाँ रह रही हूँ तो मुझे मेरे ओरिजिनल जो श्रोता है उनके बीच जाके गाना है, सिर्फ महोत्सव में नहीं, गाँव देहात में मुझे जाना है, मुझे गाना है। तो आज वही सब बात हुई, तो अलग अलग दिशा में ये सोच है। बहुत सारी फीमेल सिंगर्स गा रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से शिल्पी राज आजकल पवन सिंह के साथ खूब दिख रही है, अनुपमा यादव, इसके अलावा प्रियंका सिंह जो आपके रियलिटी शोज में गाना गा चुकी हैं ऑलरेडी, और बीच में अंतरा सिंह प्रियंका भी दिखी थी बहुत दिनों तक। ऐसी बहुत सारी कलाकार हैं, आपको कौन ऐसे इसमें लगता है जो कल्पना को, मतलब दूसरी कल्पना भोजपुरी को उसको हम कह सकते हैं कुछ हद तक, कुछ परसेंट ही सही, 1% भी अगर मुझे दिख रहा है, तो इन सब में किसकी क्वालिटी आपको सबसे अच्छी लगती है, और कौन ऐसा है जो लगता है कि नहीं ये म्यूजिक है इसमें? नहीं, सब जो भी नाम लिया बहुत सब लोग मेरे प्रिय है। सबसे बड़ी बात है कौन क्या गा रहे हैं वो बाद में आता है, लेकिन जहाँ तक शिल्पी की बात हो, अनुपमा की बात हो, ये लोग मुझे बहुत मानते हैं जी, सम्मान देते हैं। और वो कभी कभी जब मुलाकात होता है वो पता लगता है कि एक होता है फेक और एक होता है असली, वो पता लगता है। मैं सबको प्यार करती हूँ, बाकी जो नाम लिया सबसे मुलाकात नहीं है मेरी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं क्या बोलूँ, मैं ये डायरेक्टली नहीं जज कर सकती कि दूसरी कल्पना तो होना भी नहीं चाहिए। मैं अपने आप को जूनियर कोई नहीं बनाना चाहती हूँ, मैं एक ही कल्पना हूँ, और मुझे जूनियर लता मंगेशकर भी नहीं बनना है, मुझे जूनियर नहीं बनना है। आप चाहती है मैं जहाँ मैं कल्पना हूँ, जैसा भी हूँ कल्पना हूँ, तो हर कोई जो है वही बने जी, अपने आप को एक्सप्लोर करे, अपना बेस्ट जो स्वरूप है उस तक पहुंचने की यात्रा है ये। प्रभु के सामने प्रार्थना अभी ये होना चाहिए कि हे प्रभु, मेरा बेस्ट जो रूप में मैं पहुंच सकता हूँ, जो भी करूं, उस स्वरूप को सामने लाओ, उसको साकार करो। तो मैं समझती हूँ कि मैं किसी को ये नहीं बोलूंगी कि कल्पना का बात नहीं बोलूंगी। क्लास पे तो बात कर सकते हैं, क्लास म्यूजिक किसके अंदर कितना है, नॉलेज एंड नहीं, आपने जिनका भी नाम लिया वो लोग प्लेबैक सिंगर्स नहीं है ना, तो वो प्लेबैक सिंगिंग एंड ट्रेनिंग इज वेरी डिफरेंट। उसमें से एक भी आपको ऐसा, प्लेबैक इज डिफरेंट, आप चरित्र को गाओगे ना। तो जैसे मैं अगर जैसे मैंने तभी दबे पाँव जैसे गाई में, या फिर अगर मैं ये गा रही हूँ कि मन के पंछी उड़े आसमनवा, मन के पंछी उड़े आसमनवा, कि बोले जिया पिया पिया हो, जैसे बोले जिया पिया पिया हो, काहे छेड़ मोहे पगला जैसे काहे क्यों। तो मैंने उसको हीरोइन को मैंने कल्पना किया ना कि काहे छेड़े में मैंने काहे छेड़े नहीं बोला, काहे छेड़े मोहे, इस छेड़नेपन से मैं खुश हूं। काहे छेड़े मोहे पगला, जैसे पगले को जो बोलते ना, ये पागल, वो पगले, तो पवन को मैंने कैसे बोल दिया कि छेड़े मोहे पगला पवनवा, काहे छेड़े मोहे, सेकंड लाइन में मैं छेड़े को अलग तरह से प्रस्तुत की, पगला पवनवा, कि बोले जिया, कि बोले जिया, ये मेरे बेचैनी, मेरी लाचारगी, पिया पिया हो। तो दिस इज, मैं इसको प्लेबैक के रूप में लेती हूँ। अब मैं सही हूँ कि गलत हूँ मुझे पता नहीं, तो मैं एक एक शब्द को महसूस करती हूँ। वो हीरोइन जैसे इसमें अम्रपाली जी ने एक्ट किया है, बहुत कमाल की, मैं समझती हूँ कि एक्सप्रेशन कमाल के हैं उनके। तो मन के सवरिया बन गई ला तू, चुप के
से, जैसे इसमें मुझे वो भी मुर्गी भी लेना है, लेकिन हीरोइन है तो ज्यादा गायकी नहीं दिखाना है, तो चुप चुप के से इसमें मुड़ क्या है, बहुत सारे नोट्स है, लेकिन वो बहुत दिखाया नहीं है मैंने। चुप के से का कैला तू नस नस में, ये साउंड ये टेक्निकली मैं अंदर फेंक रही हूँ, नस नस में ये बाहर फेंक रही हूँ टेक्निकली। तो मुझे क्या करना है, नस नस में तू गईला समा, अंदर आ रहे हो तुम जी, तो मैं उसको साउंड को भी बाहर नहीं फेंक, नस नस में तू गईला समा, ये नहीं गा रही हूं मैं, नस नस में तू गईला समा, डाल दिलो परेशानी में, ये परेशानी भी मीठा है, वो वाली परेशानी नहीं है ये। गजब के रोग धरा दिहलो राजा हम के जवानी, टिंगा टंग टंग। तो एक एक शब्द को मैं प्लेबैक सिंगिंग में इस तरह से और यहाँ तक पहुंचने के लिए उन लोगों को समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्लास समय देना पड़ेगा। ये इतना दिमाग का भी मेमोरी का भी एक साथ सब चलेगा, सब आवाज भी है, फीलिंग्स है, माइंड भी है, माइंड से आप किस वर्ड्स को प्रेशर कर रहे हो, किसको खींच रहे हो, सब कुछ एक साथ, यही है साधना आई थिंक। आप अभी भी रियाज करती हैं? मैं वो रियाज तो सारेगामा वाली अभी बहुत मैं नहीं करती हूँ, लेकिन रियाज का स्तर भी परिवर्तन होता जाता है। लिसनिंग बहुत बड़ा रियाज है, सुनना। आप जिनके जैसा बनना चाहते हो या प्रभाव है आपके ऊपर, उनको सुनना बहुत जरूरी है। सो अलग अलग म्यूजिक बड़े बड़े एकेडमी स्कूल में लिसनिंग का एक कोर्स होता है। तो ये सब सीखने के लिए, जैसे 2 बच्ची आई थी मेरे पटना में ही आई थी, तो मैंने बोला कि देखो मैं सिखाती नहीं, अगर सीखना है तुमको मुझे चेस करना होगा, फोन करते करते परेशान करके आना होगा। तो इतना पेशेंस है, मैं पूछी, और फिर 2-3 बार आए वो लोग। फिर जब मैं उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब से सीखी हूँ प्लेबैक ट्रेनिंग, जो मतलब प्लेबैक ट्रेनिंग उनसे मैं सीखी हूँ, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान, जो मतलब बहुत सीनियर गुरु हैं वो, AR रहमान के, हरिहरन जी के, आशा जी के, बहुत मुंबई में मुझे बहुत समय काल नहीं, लेकिन मैं सीखी शुरुआत में। और उन्होंने मुझे पूछा था कि क्या सीखना है तुझे, तो मैंने मुझे बोला कि मतलब शास्त्रीय गायन नहीं सीखना है मुझे कम्प्लीटली, मुझे प्लेबैक में ही सीखना। तो उन्होंने, उसका ट्रेनिंग अलग था, तो उन्होंने मुझे जो सिखाया एक ही चीज को 100 बार गाती रहो बोल के उस रूम में चले गए। 100 बार गा रही हूँ, ये धीरज है। आपने जिनका नाम लिया, जिनको मैं बहुत प्यार करती हूँ, उनको मैं पूछना चाहूंगी कि ये पेशेंस है, ये इतना समय दोगे आप? इसके श्रोता है मैम भोजपुरी में अभी भी? किसके? जो क्लासिकल जो प्लेबैक सिंगिंग आप बता रही हैं, सीख करके, ये बिना सीखे मिलियंस ऑफ मिलियंस व्यूज लेकर के आती है, तो कोई सीख करके क्यों आए? ये भी नहीं, मैं संगीत की बात कर रही हूँ, संगीत की बात, मैं यहाँ संगीत की बात कर रही हूँ, व्यूज से मतलब नहीं है यहाँ पर, मैं संगीत की बात कर रही हूँ। बैठ के जो तानपुरा में रियाज किया, या फिर प्लेबैक सिंगिंग जो है, जब तक फिल्म बना है तो प्लेबैक सिंगिंग हमें हमेशा मैं गाऊँ या फिर चाहे कोई और गाए। मतलब सम्मान की जहां तक बात है, तो सम्मान कभी भी म्यूजिक को ही मिलेगा, कलाकारी को ही मिलेगा, क्रिएटिविटी को ही मिलेगा। और जितने अभी काम कर रहे हैं, जिनका मैंने नाम लिया, अभी लूंगा, मुझे नहीं लगता, जैसे हम तो सभी बात किए कि पेशेंस तो पहली बात है नहीं, सीखने की जिज्ञासा नहीं है, दूसरी चीज की, लेकिन ये अगर वो समय देंगे ना, जो वो परफॉर्म कर रहे हैं अभी, उसमें ड्रास्टिक चेंज आएगा, ये मैं बोल सकती हूँ। अगर वो समय देंगे ना, जो परफॉर्म कर रहे हैं, मान लीजिए अगर महीने में आप 30 शो कर रहे हो, 30 की जगह 15 करो, बाकी 15 दिन ये सीखो, तो वो डिफरेंस आएगा। लेकिन अभी वही गोल सबका अलग अलग है ना, अब किस नियत से कार्य कर रहे हो, उस नियत का फर्क आता है। हाल ही में मैं मोतिहारी गई थी, 150 लड़कियों का सामूहिक शादी के अवसर, तो जिन्होंने किया उनको तो बहुत बहुत साधुवाद दिया मैंने कि एक बहुत अच्छा कार्य है। लेकिन मैं ये जानना चाहती थी कि इनमें से कितने सारे लड़कियां शिक्षित है, क्योंकि कल तुम जो मातृ बनोगी, जितना भी ट्यूशन तुम लगाओ, जहां भी भेजो बच्चों को, तो पिता तो नॉर्मली बाहर काम करने के लिए जाएंगे, घर में माँ की वो बुद्धिमत्ता होनी होगी कि एटलीस्ट पहला जो क्लास 4-5 तक तो तुम गाइड कर पाओ बच्चों को। तो सामूहिक शादी हो रहा था, अच्छी बात है, लेकिन शादी करना ही सिर्फ मकसद नहीं है, शिक्षित होके शादी कर रहे हो तो मेरे लिए ये भी एक पॉइंट है, या फिर एक मुद्दा बोल सकते हैं
कि कायों को ब्याह है विदेश बोल के गा के मुझे दुखरा नहीं रोना है। जी। मैं शादी नहीं भी कर सकती हूँ। मुझे हो सकता है मेरा कोई और सपना हो। सेल्फ डिपेंडेंट हम बन गए। हाँ, लता जी ने शादी नहीं किया। जी। बहुत सारे हैं ऐसे, ब्रह्म कुमारीज में बहुत सारे हैं जी। जिन्होंने पढ़ लिया है। जी। तो मैं बहुत परंपरा और संस्कार में कुसंस्कार भी है, जिनके अगेंस्ट में भिखारी ठाकुर ने गीत लिखा जी। है कि नहीं? जी। तो हमेशा संस्कार परंपरा, मैं उस जो कलुषित परंपरा है उस पर मैं भरोसा नहीं करती। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहती है। मतलब जो भिखारी ठाकुर को आप फिर से प्रेजेंट करने वाली है, जैसे आपने बताया कि 4-5 अलग प्रोजेक्ट पे मैं काम करने वाली हूँ, उसमें से कुछ भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिश्र के इर्द गिर्द भी कुछ चलेगा? एकदम। महेंद्र मिश्र जी पे ऊपर कार्य करने के लिए बहुत लोग मुझे, बहुत सीनियर लोगों ने मुझे कहा, और काफ़ी सालों से इस पे चर्चा हो रही थी, लेकिन शायद सही समय नहीं आ रहा था। अभी जो हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं महेंद्र मिश्र जी के ऊपर भी, तो पूर्वी के रचक, पूर्वी के रचयिता और श्रृंगार रस से भरपूर, मैं अगर महेंद्र मिश्र जी को मेरी नज़र से मैं प्रस्तुत करूं तो उसमें यूएसपी क्या होगा वो मेरे लिए जानना जरूरी है। कि अंगूरी में दसले बिया नगीनिया गा दिया और मैं महेंद्र मिश्र जी को श्रद्धांजलि दे दी, मैं कल्पना नहीं करेगी ये काम। अंगूरी में दसले बिया से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं भी गाऊंगी, लेकिन महेंद्र मिश्र मतलब वो पूर्वी के रचक जिसमें लोक गायन में शास्त्रीयता भरा हुआ है, और उस पॉइंट को साउंड चेंज, जो साउंड की एक्सपेरिमेंटेशन थोड़ा बहुत हो, बहुत फ्यूजन नहीं हो, लेकिन थोड़ा बहुत किस इंस्ट्रूमेंटेशन से वो क्लासिक लगेगा। क्या नॉर्मली पूर्वी में हमारा बैंजो का यूजेस बहुत होता है जी। तो जब बैंजो के जगह पे मैं सितार को लाऊंगी जी, उसी पूर्वी में उस साउंड का ऑरा अलग हो जाएगा। तो इसमें ये सब मतलब चिंतन वाली बात है, शोध वाली बात है। तो उस तरह से मैं अभी भी सोच विचार कर रही हूँ। एक्सपेरिमेंट पूरा होने वाला, दिखने वाला अभी। हाँ, लेकिन पॉजिटिव हुए मैं, बिना सोल को मारे। अगर मुझ में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि भोजपुरी के अलावा मैं कुछ गा ही नहीं सकती, तब तो मैं अपने बेस्ट मेरा जो स्वरूप है उसमें आई जी। लेकिन मेरा अगर कैपेबिलिटी इंडिया है और मैं भोजपुरी में समेट के रह गई, तो कभी कभी जो ये वाली कल्पना है उसको उस तड़पती है, वो तड़पती है जी। और तब कभी कभी वो लालच जो है लगता है कि नहीं, ये 2 दशक जो भी हो, भोजपुरी को मैंने समय जितना भी दिया या फिर भोजपुरी ने मुझे जितना दिया जी, वो यहाँ एंड हो जाए। अब जिस तरह से प्रशांत किशोर की बात में वापस लाऊंगी, उन्होंने जो कहा कि बंगाल की इलेक्शन के बाद अब वो उनको ये कार्य नहीं करना है, तो लोग हैरान रहे कि अब सब इसमें बहुत सक्सेसफुल, आप क्यों छोड़ेंगे? लेकिन लोग उनके उस चीज को समझ नहीं पा रहे कि मुझे नहीं करना है अभी, मेरा एक ही लाइफ है, मुझे और भी चीज को एक्सप्लोर करना है। अगला मकसद क्या है वो नहीं समझ पा रहे। तो वो जो अगला मकसद उन्होंने सोचा, वो तो गुनाह तो नहीं है? नहीं। गुनाह है क्या? बहुत सराहनीय कदम उठाए हैं। तो फिर तो मुझे भी अगर सिर्फ भोजपुरी में नहीं रह के मुझे और भी कुछ गाने को अगर मन है, और उस मन को अगर मैं मार दूं, क्योंकि एक जीवन काफी नहीं है, एक पूरे संगीत के लिए बहुत मतलब विस्तृत है जी। तो सपनों का भोजपुरी में मैं कहाँ तक, सपना तो मतलब ये है, कल्पना लोक है जी, कि आप कल्पना करते जाओ और वो बोलते ना क्षितिज के उस पार, वो कहाँ एंड होगा आई डोंट नो। लेकिन सिर्फ मजदूर को जो क्या बोलते हैं हिंदी में, शब्द क्या बोलेंगे, मजदूर को जो आप भेजते हो उस एक्टिविटी को, नहीं, मजदूर सप्लाई, तो मजदूर सप्लाई करने का बिहार नहीं चाहिए। उसी तरह से भोजपुरी संगीत को भी मजदूरी संगीत की जैसा देखने वाला मतलब भोजपुरी नहीं चाहिए मुझे। तुम अगर माण गाओगे राजस्थान से, मैं भी गाऊंगी भोजपुरी में पूर्वी, सही है। और ये मेरा प्राइड है, ये मेरा गौरव है, भोजपुरी मेरे लिए मेरे गौरव है। लेकिन मैं यहाँ पे वो नहीं बोल सकती कि मैं जो जिनको आप पूरे इंटरव्यू में बहुत सारे नाम लिए आपने, वो अगर ऐसे बोल के बोलेंगे कि मेरा प्राइड है, तो फिर वो हास्यास्पद बात हो जाएगा। तो बहुत सोच समझ के विचार के साथ आगे बढ़ना है, इसलिए मैं बाकियों पे, अभी रात को कितना बजा होगा, 2-2:30 बजा होगा हम लोग जब बात कर रहे हैं, 2 बज गए है ना जी, रात को 2 बज रहे हैं।
इस समय में जो बात अभी बोल रहे हैं, मैं समझती हूँ ये समय बहुत ये होता है, 2:03-4 ये समय काल जो है तथास्तु भी होता है। और भोजपुरी को भी ग्रैमी अवार्ड मिले हैं। ये मेरी कल्पना है। जब मंच में उस नर्तकी के साथ आपने जो भी हरकत किया जी। वो द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ उस दिन। क्या बिहार जागरूक है इसको लेके? नेवर। क्या बिहार ने अपोज किया, एक्शन लिया? नो। क्या वो जेल में है? नहीं। इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि आओ मेरे घर में मेरे बेटियों को बलात्कार करो, वी आर ओके। तो ये बिहारी नहीं चाहिए। इस बिहारी में मैं भी हूं, मैं अपने आप को जुड़ के बात कर रही हूं। या फिर आप इंतजार कर रही हो कि कल आसाम से कोई आके एफआईआर करने जाएगी। और उस नर्तकी जो है, वो डांसर जो है, उसके अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी का इतना शोषण है कि डर के मारे वो आवाज नहीं उठा पा रही है। और जहां तक मुझे लगता है वो भी, मतलब ये बात अभी आगे जा रहा है, लेकिन जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जहां तक मुझे लगता है वो भी कोई लोअर कास्ट की लड़की होंगी। ये सब बात करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन असली अश्लीलता वो जो हरकत किया ना, वो उससे परे है। उस चिंतन में अश्लीलता है। और देखिए बिहार सो रहा है, बिहार चुप है। बिहार जो भाई दूज मनाता है, बिहार जो रक्षाबंधन मनाता है, वो सब भाई कहाँ है? कोई मजबूरी के साथ ही डांसर है, ऐसा नहीं है उसको बहुत शौक है समाज के सामने में नाचने का। कथक नहीं कर रही है वो पद्म भूषण और पद्मश्री वाली कोई क्लासिकल शास्त्रीय नर्तकी नहीं है। ठीक है, वो पेट के लिए अगर आई है, और वो इतनी जुगों से वो डरी हुई, पीड़ित, शोषित लड़की होगी। और हो सकता है अभी अगर आवाज उठाए तो कल से काम मिलना बंद हो जाए। काम का तो छोड़ो, उसको गोली मार, उसका खून हो सकता है, अस्तित्व खत्म हो जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये बिहार में अगर आप मुझे सवाल करोगे कि शब्दों में अश्लीलता है, तो माफ कीजिएगा, मुझे आप लोगों पे हंसी आएगी। और तमाम उन बुद्धिजीवों पे मुझे हंसी आएगी। ये गीतों के शब्दों की अश्लीलता बहुत बाद में आता है। पहले मैं जो बोलने की कोशिश कर रही हूँ, कंपैरिजन नहीं है, लेकिन क्या बोलूँ, वो लड़कियां तो सब जगह पीड़ित है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी जैसे बंगाली कम्युनिटी, अभी आवाज उठाया ना हमारे आर्टिस्ट को टिकट मिलने पे आवाज उठाया ना उन लोगों ने। जी। हाँ, पवन सिंह को आसनसोल से मिल रहा था। जी। और आवाज एक कम्युनिटी ने मिलके उठाया। हालांकि ये पॉलिटिकल मकसद है, जी, लेकिन ये भी सच्चाई है। उस सच्चाई के बारे में भी आपको बोलना पड़ेगा। इस तरह के डिरोगेटरी वर्ड नहीं बोलना चाहिए। लेकिन एक बात बोलूं मैं, इसको एडिट मत कीजिएगा। बिल्कुल नहीं। अगर बंगाल का जो भी शब्द बोला गया अच्छा नहीं लगता है, मैं भी एक स्त्री हूं, वो नहीं होना चाहिए, उसको सपोर्ट करके बात नहीं कर रही हूं मैं। लेकिन ये सच्चाई है, सदियों से ज्यादातर नर्तकियां शादी विवाह में बंगाल से ही आता है। ये भी सच्चाई है, आपको झांक के देखना है, बंगाल को भी देखना पड़ेगा। और यहाँ पे प्राइड के साथ ये बात बोला जाता है कि अच्छे अच्छे कोलकाता से डांसर लाए हैं, बोला जाता है कि नहीं? राइट, सही बोल रही हैं। ये भी सच्चाई है। दूसरी बात, एक गाना बहुत गाए हम लोग, उनको मैं बहुत सम्मान करती हूँ, शायद पद्म भूषण मिला है उनको अभी, और बहुत सम्मान करती हूँ। डिफरेंट काइंड ऑफ वॉइस, और इंडिया में तहलका मचा दिया था। उनका एक गाना हम लोग बहुत पहले से गाए, गाना है कोई बंगाली गाना, दरा दीना डा डरी डरा डा, लास्ट लाइन, आमी आमी बोले सबाई शुनो, आमी कलकातार रसगुल्ला, ओए आमी कलकातार रसगुल्ला। रसगुल्ला एक मिठाई है ना, तो आमी कलकातार रसगुल्ला सुपर डुपर हिट सॉन्ग हम लोग भी गाए हैं एक समय में मंच पे। ये भी डिरोगेटरी है, लेकिन इस कलाकार को पद्म भूषण दिया गया है। वो महान गायिका उषा उत्थुप जी है। तो ये जो डिफरेंस है, एक तरफ पवन सिंह जी, एक तरफ उषा उत्थुप जी, मैं चीजों को अलग अलग नजर से एक्सप्लोर, मेरा कोई पर्सनल ये नहीं है कि मैं पवन सिंह जी को क्या मैं सपोर्ट कर रही हूँ या इनको, नो, बट दुनिया का हिसाब, आपने बोला शुरू में इंटरव्यू में कि जिंदगी को समझने की प्रयास, ये पॉडकास्ट, तो जिंदगी के मायने ना, जो आज ये इधर सच है, 2 सेकंड बाद वही झूठ लगने लगता है। तो सच झूठ कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज जीरो एक्चुअली।
আমি কলকাতার রসগোল্লা बहुत प्रसिद्ध गीत है। आप कलकत्ता रसगुल्ला अगर डिरोगेटरी नहीं है तो बंगाल का जो शब्द क्या बोला गया है, हाँ, तो कहीं ना कहीं वो एक ही है। उनको अगर पद्म श्री, तो इनका टिकट कटना ये अन्याय हुआ। हाँ, मैं इस पे पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं ये बोलने की प्रयास कर रही हूँ कि समाज जो सवाल फेंकता है ना, उस पे भी लेफ्ट राइट होता है, मतलब उस पे भी कहीं ना कहीं बायस्ड है। जैसे वो जो क्रिएटर्स के अवार्ड के बारे में बोला कि ध्रुव राठी को क्यों अवार्ड नहीं मिला, जी, कहीं ना कहीं बायस्ड है ना ये। बिल्कुल। कल्पना मैम को क्यों नहीं मिला, ये भी तो नहीं, मैं मेरे बारे में मैं इसलिए बात नहीं करना चाहूँगी। पहले तो मैं हूँ, मेरे बारे में आप बात करेंगे। मेरे बारे में जो सही समय आएगा, मुझे लगता है हर चीज़ का सही समय होता है, और अलग अलग समय में ऐसे होते हैं ना, स्थान काल पात्र। एक अवार्ड का इस समय में मिलने का महत्व, उस समय में मिलने का महत्व, मीनिंग बदलता है। तो वो जब सही समय आएगा तो ज़रूर मिलेगा, अगर मिलना होगा तो ज़रूर मिलेगा, भगवान से प्रार्थना। और नहीं भी मिलेगा तो अब मैं लेने की बात ही नहीं कर रही हूँ ना, अब तो मैं देने की, मैं क्या दे के जा रही हूँ, इसके ऊपर बात हो रही है। एक चीज़ और यहाँ पे है कि कोई सम्मान कोई देगा आपको, जो भोजपुरी में आपके लिए सम्मान है ना मैम, मैं बिहार के गाँवों को देखता हूँ, मैं बिहार के गाँव में भ्रमण करता हूँ, मैं जानती हूँ जो रिस्पेक्ट आपके लिए, वो जो डोरी है ना, वो जो आस्था में, मेरे ऊपर आस्था है, मेरे ऊपर प्यार है, आशीर्वाद है, ये डोरी ना कहीं अनदेखा डोरी है। ये स्नेह की डोरी शायद बांध के रखी है मुझे, तो उसका मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। निस्वार्थ भाव से भी काम कर रही है। और आपने बोला खुद का पैसा इन्वेस्ट करके आप बहुत सारे प्रोजेक्ट, तो कहाँ से पैसा आएगा? अभी तो गंगा स्नान, अभी बहुत साल हो गया गंगा स्नान के ऊपर बात करते करते, लेकिन वहाँ पे जो म्यूज़िक आप सुनेंगे, और जिन्होंने भी म्यूज़िक किया है वो वर्ल्ड म्यूज़िक के, हमारे बॉलीवुड से भी ऊपर बोलूँगी मैं उन लोगों को, जो बड़े बड़े दिग्गज, उनके दृष्टि से भिखारी ठाकुर को देखने के प्रयास, लुई बैंक्स जिनको जैज संगीतज्ञ कहा जाता है। तो ये मैं अगर बोल भी रही हूँ, आपको समझ में भी नहीं आएगा। ये आपने बहुत पहले एक गाना किया था, एक कॉमेडियन है आनंद मोहन करके, हाँ, आनंद मोहन जी के साथ समथिंग आपका बहुत अच्छा एक गाना आया था, आपने खुद एक्टिंग किया था उस गाने में। लव लाइट इज डेलेबा। उसके अलावा भी एक वो कहीं जा रहे हैं ड्यूटी पे और आप उनको मना कर रही हैं। हाँ, बलम जी। हाँ, वो ऐसा कुछ, लेकिन फिर आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया साथ आने का? मुझे उम्मीद है कि आज भी अगर आप लोग साथ आए ना, बहुत पसंद किए जाएंगे। वो भी अभी सोशल मीडिया पे एक्टिव है, और आप भी कभी ऐसा हुआ? नहीं। देखिए, जब मनोज जी ने एक्टिंग किया ना, तो बहुत लोग मेरे पास भी आए, और हालांकि मैं अपने आप को कभी भी एक्ट्रेस की नज़र से तो कभी देखी नहीं, लेकिन उस समय में मुझे भी लगा, मतलब मुझे हीरोइन कभी नहीं, हीरोइन एंड एक्ट्रेस में फ़र्क है जी। हीरोइन और अभिनेत्री में कला चाहिए जी, और हीरोइन में मुझे लगता है ग्लैमर चाहिए। तो ज़्यादातर हीरोइन को तो जस्ट टू फिल अप द ब्लैंक रखा जाता है, 2 गाना पार्क में रोमांटिक गा दो जी, तो उस पर मैं कभी इंटरेस्टेड नहीं। लेकिन मुझे एक दलित औरत की कहानी सुनाया गया और मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हुई जी। एक दलित महिला के ऊपर था जी। और मैंने एक्ट करने की सोची और मैं बहुत मेहनत भी की, बट समहाउ वो जो टीम था, जो निकल के जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो आपका एग्जीक्यूशन है, वो सही नहीं रहा जो टीम था। और सबसे बड़ी बात है, वो करते करते मैं अचानक टी सीरीज़ में जाती हूँ और लता जी का एक पुराना गाना सुनती हूँ। मुझे माता का भजन गाना था शायद, उनका कोई कंपोजिशन सुन के, ऑन ट्रैक बोलते हैं जी। सुनते सुनते हैं उनका मूड किया, उनकी जो सिंगिंग है, मैं कंपोजिशन को उठा रही हूँ। वॉकमैन चलता ना कैसेट में जी। तो आज जैसा मोबाइल में सुनते तब वॉकमैन में सुनते थे। अपने आप को मैं बोली, मतलब एक्टिंग करने चली हो जी, इसको एक बार अच्छा से उठा के दिखाओ, एक काम करके अच्छा से करके दिखाओ, एक्टिंग करने चली हो। अपने आप को डांटी मैं, और उस दिन मैंने शपथ लिया कि मैं कभी इधर नहीं जाऊंगी, मैं वो मैनेज नहीं कर पाऊंगी, एक कार्य को ही अच्छा से मैं करूं। उसके बाद शायद लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर हो, सेक्रेट स्क्रिप्चर्स ऑफ मणिकूट आसाम की प्रोजेक्ट है, ट्राइबल म्यूजिक के ऊपर बहुत काम किया मैंने, बहुत तो नहीं बोलूँगी, आसाम में कुछ किया। और तो इन सब प्रोजेक्ट्स को लेके ये सब मेरे अचीवमेंट्स है। उसके लिए मुझे सरकारी अवार्ड मिले या नहीं मिले, लेकिन जनता के प्रति समर्पण है मेरा। मतलब उस जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था। हाँ ठीक है, अच्छा है। उस समय नया वो सब फिल्म नहीं बना था ना, ससुरा बड़ा पैसे वाला ऐसे बना नहीं था, उस समय काल की बात बोल रहे हैं आप, ये 2004 की बात है जी। तो आनंद मोहन जी, लोग उसको देखते हैं। हाँ, आनंद मोहन जी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और बहुत अच्छे गुणी, मतलब ये है, वो गाते भी अच्छे बहुत है। और अब तो बहुत साल से मुलाकात नहीं है,
लेकिन कमाल की व्यक्तित्व है। लेकिन हमारी कभी उनसे मुलाकात होगी तो उनसे भी हम कहेंगे और आपसे भी कह रहे हैं। अब ये थोड़े हमारा उम्र है ये सब करने का, एक्ट करने का, क्या बात कर रहे हो? कलाकार की कोई उम्र नहीं नहीं नहीं, उम्र होता है, क्यों नहीं कोई होता है? अलग प्रोजेक्ट पे ही उम्र के अनुसार ही मुझे ना आनंद मोहन जी के बारे में सोच के हंसी आ रही है। मतलब मैं बहुत पसंद करती हूँ, वो अजीब अजीब मतलब कुत्ते का आवाज निकालेंगे एकदम, क्या क्या बोलते रहते हैं, मतलब आपको हंसा के मतलब वो गिरा देंगे। बहुत हंसाते हैं। एक बार आप लोग साथ हैं तो बहुत पसंद किए जाएंगे, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा दोनों वो से। यू टर्न नहीं होता है, हाँ। समय आगे चलता है। कभी अगर प्रभु चाहेंगे तो अलग कोई प्रोजेक्ट बन सकता है मे बी, लेकिन हर कोई ना जिंदगी में आगे बढ़ते गए, हर कोई किसी ने अलग अलग एंगल लिया, गोल अलग अलग लिया। तो भोजपुरी में एक ऐसा इंसान बता दीजिए जिसने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया हो। एक विनय बिहारी जी। विनय बिहारी जी, नो डाउट। चलिए, बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं वो भी, और आज बिहार की पॉलिटिक्स में हैं तो उनसे भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है, और मुझे उम्मीद है कि आपके साथ न्याय जैसे वो करते आए हैं आगे अभी और इसको आगे लेकर के जाएंगे। आपके साथ न्याय मतलब भोजपुरी के साथ न्याय। नहीं, उन्होंने खुद बोला, कुछ दिन पहले आए थे जी, और बोले कि पटना को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, मैं राजनीति में हूँ जी, और समय का ऐसा ये हुआ कि आप लोग भी पटना पहुँचे हो, जी, तो अब अगर आपका और मेरा मिलके अगर कुछ धमाल नहीं हुआ जाए तो हमको ये चीज़ ये नहीं हो रहा है। जी। तो वो खुद ऐसे बात बोले, लेकिन चाहत होते हुए भी इंसान, मैंने बोला ना अभी लक्ष्य अलग अलग हो गया, व्यस्तता अलग अलग है, राजनीति में है, तो समय निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी हाँ, उनके तरफ से भी मेरी तरफ से भी कोशिश जारी रखनी चाहिए। यही चाहिए भोजपुरी को। आपसे बात करके इतना अच्छा लगा, पता नहीं इतना लंबा पॉडकास्ट कैसे चला गया, और अभी लोग बोर हो जाएंगे, लोग सुनना चाहते हैं मैम, लोग मैं यही तो दिखाना चाहता हूँ कि भोजपुरी वो ठीक नहीं है, है। अच्छी बात नहीं, सिर्फ भोजपुरी की बात नहीं है, बातचीत होती रहनी चाहिए, बातचीत एकदम होती रहनी चाहिए। और ये है ना, अभी दो तरफा हो गया ना, पहले कैसेट के समय में वन साइडेड रिकॉर्डिंग्स आता था, अब फेसबुक वगैरह आया तो ऑडियंस क्या सोच रहे, वो भी बोल रहे, कभी तो डांट भी रहे, गाली भी दे रहे, तो समय काल का परिवर्तन है, तो इसका फायदा भी उठाना चाहिए। हमने भी भोजपुरी में आपकी तरह एक नई शुरुआत की है, जी जी, कुछ अच्छी चीजें परोसी है। आपको और एक बार बहुत बहुत शुभकामना मेरी तरफ से, और अलग अलग विषयों पे हम लोग बात करेंगे, जरूर बात करेंगे। बिल्कुल मैम, हम सभी चर्चा करते रहेंगे, और आपके जो नए प्रोजेक्ट आएंगे उस टाइम हम लोग जरूर बैठेंगे। जरूर जरूर, कभी आप घर पे आइएगा तो गृहिणी कल्पना के ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा, मैं अलग, जैसे महिलाओं के साथ बातचीत होती है तो टॉपिक अलग चेंज होता है जी, तो अलग अलग दायरा है, हम लोग जरूर बात करेंगे। मुझे भी बहुत मजा आया। बिल्कुल, धन्यवाद। और मुझे लग रहा है इस पॉडकास्ट से आपके जैसे बहुत सारे कलाकार अभी उभरेंगे, और एक्चुअल म्यूजिक की ज़रूरत जो है भोजपुरी को है, वो इस पॉडकास्ट के बाद से कुछ जरूर चेंज देखने को मिलेगा। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि जितने भी स्टूडियोज़ हैं, जितने म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, थोड़ा सा ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, जो राइटर्स हैं बुक्स की तरफ बढ़ेंगे, साहित्य थोड़ा अपनाएंगे, सिर्फ वो कंटेंट नहीं जो वायरल हो। नहीं, सिर्फ साहित्य की बात मैंने नहीं किया, अलग अलग है, क्राइम भी एक विषय है जी, है कि नहीं जी, तो जिसको जिस पे भी इंटरेस्ट हो, लेकिन पढ़ने की जो एक ललक है वो रहनी चाहिए, विषय कुछ भी हो, चाहे वो एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, सिंगर हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो, सबको पढ़ने की आवश्यकता है, तभी भोजपुरी इंडस्ट्री का बाकी लोगों को मैं नहीं बोलूंगी। मैं जो मेरे स्टूडियो है, मेरे म्यूजिक डायरेक्टर्स, प्रोग्रामर्स, लिरिसिस्ट, हम आर्टिस्ट, तो ये मेरा परिवार है, ये मेरा फैमिली है। एक लास्ट क्वेश्चन, एक नीलकमल सिंह करके गायक है, उनके कुछ ऐसे गाने हिट हो रहे हैं जिसकी सराहना पूरे देश विदेश में हो रही है, उनको लेकर के आप क्या विचार है? नीलकमल जी तो नहीं बोलूंगी, बहुत मेरे लिए बहुत बच्चा ही है, और जो छोटा है मेरे से, और अभी 2-3 दिन पहले अचानक देखी, मैं एक फिल्म में गाई थी ओम झा के लिए, हमारे आम्रपाली और दिनेश लाल जी के लिए, तो अचानक मैंने देखा कि को सिंगर नीलकमल है, मुझे पता नहीं था कि इस गीत को नीलकमल गाएंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और नीलकमल बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करता है, और बहुत कमिटेड है, कमिटमेंट है। तो यस, नीलकमल एक ऐसा आर्टिस्ट है जो, मैं अगर बोलूँ ना, जैसे हम लोग गुनगुनाए रहते, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, पवन जी के साथ भी मुझे गाना था मीराज़े गज़ल जैसा कुछ गज़ल, तो नीलकमल भी वो आर्टिस्ट है जो गज़ल को बहुत अच्छा निभा सकता है, और वो कर ही रहे काम। मतलब भोजपुरी के भविष्य के रूप में नीलकमल राइट आर्टिस्ट, गुड आर्टिस्ट। धन्यवाद। आगे हम सभी बहुत सारी बातें करेंगे। बहुत थैंक यू सो मच। और फिर से स्वागत है आपका बिहार में। आपका भी चैनल का बहुत बहुत स्वागत है, और ये बहुत अच्छा कार्य करे, अच्छे से इन्फॉर्मेशन आप दे ही रहे हो, और आगे भी इस यात्रा को एक सफलतापूर्वक मंजिल मिले। धन्यवाद।